171 गोब्लिन सेना का नया नेता। आरव और गॉर्डन कबीले के जादूगर टिया एक क्षेत्र में खड़े थे और आसमान की ओर देख रहे थे, जहां चांद धीरे धीरे खून जैसे लाल रंग में बदल रहा था। कई लोगों ने आह भरी, कई ने अपने हथियारों को कसकर पकड़ लिया, जबकि कई ने प्रार्थना की कि वे अपने कबीले और परिवारों के पास वापस जा सकें। ब्लड मून के पूरी तरह स्थिर और आकार लेने के बाद अंतरिक्ष सिकुड़ने लगा, क्योंकि अंतरिक्ष की आंखें पिछली बार की तरह फिर से थोड़ी थोड़ी खुलने लगीं। इस बार अंतरिक्ष द्वार की आंखें काफी तेजी से खुल रही थीं, जिससे पता चलता है कि गोब्लिनों की मनुष्यों पर पिछली जीत के कारण अंतरिक्ष द्वार का स्तर काफी बढ़ गया होगा। अंतरिक्ष द्वार को पूरी तरह स्थिर होने में लगभग 10 मिनट लगे। खुलने पर यह पिछली बार से 2 गुना बड़ा दिखाई दिया। अंतरिक्ष द्वार का आकार देखकर कई मानव जादूगर दंग रह गए। इससे बस यही पता चलता है कि गेट को उच्च स्तरीय स्तर पर अपग्रेड करने की दिशा में कदम बढ़ रहे थे, और अगर वे गेट को आपूर्ति की जा रही जीवन ऊर्जा को बंद नहीं कर पाए तो कुछ और गोब्लिन विजयों के बाद इसे अपग्रेड किया जा सकता है। इस बीच आरव बिना हौंफे आगे देखता रहा। वह राजधानी जा चुका था और उसने इससे कहीं बड़ा और विशाल अंतरिक्ष द्वार देखा था, और राजधानी वाला द्वार भी उस काले ड्रैगन के शरीर को पूरी तरह से समाहित करने में सक्षम नहीं था। मानव सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ को हरा दिया गया, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन के बाहर आने से पहले उन्हें बहुत सारे संसाधन और समय खर्च करना पड़ा था। यहाँ तक कि मानव सम्राट भी संरक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के बजाय गुप्त उद्देश्यों से आया था। इसलिए जब उसने उस युद्ध और उस द्वार की तुलना इससे की, तो द्वार का आकार उसकी जिज्ञासा को भी नहीं जगा सका। उसने अपनी अस्थि कटाना और रक्त चांदगांव पर हाथ फेरा और आकाश की ओर देखा। उसे जैक हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। उसके दोनों हाथ पीछे थे और वह अभी भी अपने कबीले की वर्दी में था। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया जब उसने आगे देखा। उसके हाव भाव से आत्मविश्वास झलक रहा था। जब आरव ने उसकी ओर देखा तो वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। आरव ने चारों ओर देखा और पाया कि ज्यादातर लोग घबराए हुए लग रहे थे, और हमेशा की तरह हर स्तर के युद्ध क्षेत्र में शहर के रक्षक अपनी बड़ी ढालों और हथियारों के साथ सबसे आगे बढ़ जाते थे। अगली लहर का सामना करना हमेशा उनकी जिम्मेदारी होती थी। वे अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर उसका डटकर मुकाबला करते थे। ये देखकर आरव मुस्कुराया। इसी तरह के रवैये के कारण उन्हें सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन साथ ही वे कुछ बेहतरीन युद्ध जादूगरों को भी तैयार करने में सक्षम रहे। लेकिन आरव को लगा कि उसके कबीले के कनिष्ठ सैनिक हीन नहीं हैं। उन्हें बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनका नेतृत्व करे, और वे शायद शहर के रक्षकों से भी बेहतर बन जाएं। राव आर 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 ए। जैसे ही द्वार स्थिर हुआ, गोब्लिन बड़ी संख्या में द्वार से बाहर निकलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वे एक दूसरे को धक्का दे रहे हों कि पहले कौन बाहर आएगा। इन हरकतों को देखकर मानव विशेषज्ञ का चेहरा सुन्न पड़ गया। लगभग 20 गोब्लिन और एक हॉबगोब्लिन अंतरिक्ष द्वार से बाहर निकले, जहां से गोब्लिन अभी भी उमड़ रहे थे, और तेजी से उन 10 छठे स्तर के मानव जादूगरों की ओर बढ़े जो हवा में तैरते हुए गोब्लिन की गतिविधियों को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे उनसे बातचीत करने का इंतजार कर रहे हों। आरव ने हॉबगोब्लिन की ओर देखा और महसूस किया कि यह वह नहीं था जिसे उसने पिछली बार देखा था। उसे खुद भी आश्चर्य हुआ कि वह इस मामूली अंतर को देख पाया। पहली बार जब उसका सामना गोब्लिन से हुआ था तो उसने सोचा था कि वे सभी एक जैसे दिखते हैं, और उसने सोचा था कि हॉबगोब्लिन में क्या अंतर है। उनकी त्वचा नीली थी और उनकी लंबाई किशोरों जितनी थी, जबकि गोब्लिन छोटे बच्चों जितने कद के थे, लेकिन उनमें राक्षसी शक्ति थी। डॉट 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 डॉट। इस सेना की कमान संभालने वाले पिछले हॉबगोब्लिन का क्या हुआ? नगर पालिका भवन के छठे स्तर के जादूगर ने अपने सामने खड़े नए हॉबगोब्लिन को देखते हुए पूछा। हॉबगोब्लिन ने केवल तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, वह कमजोर इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगा। उसने तुम्हारे शहर को गिराने में इतना समय बर्बाद कर दिया कि कुलपति को उसकी जगह मुझे ये काम सौंपना पड़ा। और चिंता मत करो, मैं तुम सबको वादा करता हूं कि इस युद्ध के बाद तुम सब मेरा नाम याद रखोगे और उसके बारे में सब कुछ भूल जाओगे। मैं तुम सबको डर से कांपने पर मजबूर कर दूंगा। हॉबगोब्लिन ने कहा, असल में उसने जो कुछ कहा वह एक बड़ा झूठ था। उन्होंने कुलपति से गोतेन पिछले हॉबगोब्लिन को सेनापति पद से हटाने के लिए कहा है, ताकि उसे और अधिक शक्ति अर्जित करने का समय न मिले। अल्पविराम। उनका लालच चरम पर था, क्योंकि वे सब हिस्सेदारी चाहते थे। उन्होंने गोतेन की युद्ध में जीत के बारे में सुना था और वे सब उसकी जगह लेकर खुद लाभ उठाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने गोब्लिन पैट्रियार्क पर दबाव डालने के लिए अपने परिवार की शाखाओं और कबीले के भीतर के गुटों का इस्तेमाल किया। हालांकि जब तक उसने हार नहीं मानी, तब तक कुलपिता उनसे डरे नहीं थे, बल्कि उन्हें उनकी जरूरत थी, और इसलिए उन्होंने गोतेन को, जिसका कमांडर पद से कोई खास संबंध नहीं था,
निकाल दिया। हॉबगोब्लिन ने ये सब ईर्ष्या के कारण कहा, क्योंकि उसकी सेना में मौजूद निम्न स्तर के अधिकांश गोब्लिन भी गोतेन को सत्ता से हटाए जाने के बावजूद उसका बहुत सम्मान करते थे। ओह, वैसे तो मैं उससे पहले निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहता था। जब मैं ड्यूटी पर नहीं था तब उसने मेरे शहर का बहुत सारा हिस्सा तबाह कर दिया था। लेकिन चूंकि तुम उसकी जगह आए हो तो मुझे तुम्हें वार्म अप के तौर पर इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति नहीं है, नगर पालिका के छठे स्तर के जादूगर ने कहा, जिससे हॉबगोब्लिन गुस्से से उड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं एक शाही गोब्लिन हूँ, मुझे उस हारे हुए गोटेन के साथ मत मिलाओ, हॉबगोब्लिन ने गुस्से में कहा और उसके आसपास के गोब्लिन भी अपने चेहरों पर भयंकर भाव दिखा रहे थे। छठे स्तर के शहर के रक्षक ने उनकी ओर हल्की सी मुस्कान के साथ देखा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी तुलना उस बूढ़े हॉबगोब्लिन से करने पर वह भड़क उठता है। ऐसा लगता है कि गोब्लिनों के उच्च अधिकारियों के बीच कुछ आंतरिक समस्याएं हैं। मुझे युद्ध में इसका लाभ उठाने में कोई आपत्ति नहीं है। शहर के गार्जियन ने सोचा। ओह, चुप रहो, तुम शाही परिवार से हो तो क्या हुआ? मेरे लिए तुम सब एक जैसे हो, हमारे देश पर कब्जा करने वाले लोग जिन्हें मार देना चाहिए, ड्रेको ने कहा और उसका भाला उसके सामने प्रकट हो गया। चलो हम लड़ाई की तैयारियों के बारे में बात करते हैं। हमारे पास पूरा दिन नहीं है, चापलूसी की कोई जरूरत नहीं है, इससे तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा। यहाँ तक कि तीसरे बुजुर्ग ने भी यही कहा, जिससे ड्रेको द्वारा लगाई गई आग में और घी डाला गया। गोब्लिनों के चेहरे अब लाल हो चुके थे क्योंकि उनमें से अधिकांश अपने हथियार उतार रहे थे, और उनके बगल में मौजूद अन्य 8 छठे स्तर के जादूगर सोच रहे थे कि गॉर्डन कबीले के जादूगरों के साथ आखिर क्या गड़बड़ है। जैसे कि वे 20 गोब्लिनों के खिलाफ लड़ रहे थे, यानी हर जादूगर के लिए 2 दुश्मन, यह मानते हुए कि हॉबगोब्लिन देख रहा था और उसने हस्तक्षेप नहीं किया। गोब्लिन स्वभाव से कायर होते थे, इसलिए वे अपनी संख्या के बल पर दुश्मनों को हराने में माहिर थे। वे अकेले तभी लड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि विरोधी उनसे कमजोर है। मानव जादूगर बस यही चाहते हैं कि वे गॉर्डन कबीले के इन पागलों से दूरी बना लें, जो अपनी जिंदगी को गंभीरता से नहीं लेते। 172 शुरू होने वाला है। ब्लड मून की शक्ति से मैं एक स्तरीय युद्ध की घोषणा करता हूं। हॉबगोब्लिन ने एक बहुत छोटा चाकू निकाला जो रसोई के चाकू से भी छोटा लग रहा था और उससे अपना हाथ काट लिया। उसका गुस्सा चरम पर था। उसने खासकर ड्रेको और गॉर्डन कबीले के तीसरे बुजुर्ग जैसे इंसानी जादूगरों को देखा। जब तक गॉर्डन कबीले के 2 जादूगरों के मुंह से निकले शब्दों के कारण अधिकांश मानव जादूगरों का नरसंहार नहीं हो जाता, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उसने गॉर्डन कबीले के प्रतीक चिन्ह को पहले ही देख लिया था, और उसने सभी उच्च पदस्थ गोब्लिनों और नेतृत्व पदों पर आसीन लोगों को मानसिक संदेश भेजा कि वे उस कबीले के प्रतीक चिन्ह को धारण करने वाले किसी भी जादूगर का पीछा करें। हालांकि वह गॉर्डन कबीले के सभी जादूगरों को मारने की योजना बना रहा था। तीसरे एल्डर उसे घूरते हुए मुस्कुरा रहे थे। वे हॉबगोब्लिन को ऐसे घूर रहे थे मानो उसके सारे विचार पढ़ सकते हों। उन्होंने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और गॉर्डन कबीले के सभी वरिष्ठ नेताओं को अपने मानसिक संदेश भेज दिए। सावधान रहना जरूरी था क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि वे उन पर जोरदार हमला करेंगे। तीसरे एल्डर ने जो देखा था उससे उन्हें पता चल गया था कि यह हॉबगोब्लिन छोटा मोटा है, इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरतना ही बेहतर होगा। ... जब आरव ने तीसरे एल्डर की चेतावनी सुनी तो वह मुस्कुराया। वह गोब्लिन के हमले से डरने वाला व्यक्ति नहीं था। आखिर वह यहाँ इसलिए आया था क्योंकि वह उनका नरसंहार करना चाहता था। तो अगर वे सीधे उस पर हमला करें तो क्या फर्क पड़ेगा? इससे तो चीजें और आसान हो जाएंगी क्योंकि पिछली बार की तरह उसे अपने अधीन जादूगरों को कुछ बार अपना माना बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ताकि वे ध्यान आकर्षित कर सकें। इस थोड़ी सी जानकारी से ही उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा है कि जब वे उस पर और उसके कबीले पर हमला करने आएंगे तो उनके लिए किस तरह के जाल बिछाए जाएं। उसने अरमान लैंड्स की ओर मुड़कर उसे स्थिति समझाई, कहीं ऐसा ना हो कि वह अभी उन्हें छोड़कर भाग जाए, क्योंकि जब गोब्लिनों की लहर उनकी ओर आने लगेगी तो उसके पास ऐसा करने का समय नहीं होगा। लेकिन अरमान ने अपना सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से उसे अभी भी लग रहा था कि गॉर्डन कबीले के साथ रहना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। शहर के सभी रक्षक बर्बरों की तरह लड़ते थे। उनमें से प्रत्येक बैटल मेज पाथ का अनुसरण करता था क्योंकि उनका नेतृत्व ड्रैगनमिर कबीले का एक सदस्य कर रहा था, जो अपनी मजबूत वंशानुगत शक्तियों के कारण ज्यादातर बैटल मेज पाथ का अनुसरण करता था। वह ऐसे योद्धाओं का अनुसरण करने के लिए तैयार नहीं था। उसके कबीले के सभी जादूगर लचीले योद्धा थे जो बच निकलते थे और पलटवार करते थे या दूर से ही हवा के ब्लेड से अपने दुश्मनों को नष्ट कर देते थे।
उनमें से कुछ ही उसकी तरह आमने सामने की लड़ाई लड़ते थे। डाकबलिस कबीला वास्तव में इस जगह के लिए उपयुक्त था, लेकिन वे इस बार भाग नहीं ले रहे थे क्योंकि उन्होंने इसमें शामिल न होने का विकल्प चुना था। हालांकि वह असली कारण के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन उसे बस इतना महसूस हुआ कि गॉर्डन का कबीला अभी भी उसका सबसे अच्छा विकल्प था। आखिरकार उन्होंने एक साथ सहयोग किया था और यह बहुत सफल रहा क्योंकि कबीले को वास्तव में बहुत लाभ हुआ और यहाँ तक कि मुखिया ने भी छठे स्तर के जादूगर की श्रेणी में प्रवेश कर लिया, जिससे उन्हें पहले से कहीं अधिक प्रतिष्ठा मिली। उसे दूसरे कुलों की शक्ति के स्तर का अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने उस शैतान के साथ रहना ही बेहतर समझा जिसे वह जानता था, बजाय उस देवदूत के जिससे वह अपरिचित था। जब उसने आरव को छोड़कर जाने के विचार को अस्वीकार कर दिया और आरव ने उससे बात करना बंद कर दिया क्योंकि उसने रुककर लड़ने का फैसला कर लिया था, तो उसे अपने इस फैसले के साथ आने वाली कठिनाइयों के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए था। पूरे युद्धक्षेत्र में एक जोरदार कंपन हुआ और आरव ने ऊपर देखा तो उसे एक मानव जादूगर एक छोटी सी छुरी से अपने हाथों को काटते हुए दिखाई दिया, जिससे खून जमीन पर बह रहा था। जैसे ही मानव रक्त जमीन पर गिरा, कंपन तेज और स्पष्ट हो गया और उनके नीचे की जमीन कांपने लगी, मानो कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अवनी ने कहा, हैरानी से वे टियर बैटल पर सहमत हो गए हैं। आरव ने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे के हाव भाव मानो उससे कह रहे थे, क्या तुम समझाओगी कि इसका क्या मतलब है? अवनी ने सिर हिलाया और अपनी बात जारी रखी। खैर, इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस वे हर वर्ग को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तभी होता है जब एक जाति को पूरा यकीन होता है कि वे दूसरी जाति के प्रतिभाशाली व्यक्ति को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, या तो अपने कबीले पर भरोसे की वजह से या फिर वे बस मूर्ख होते हैं। इसे हम सीधे सीधे मौत का मुकाबला कहते हैं, जिसमें उच्च पद का कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और इस मौत के मुकाबले को रोकने का एकमात्र तरीका ब्लड मून का समाप्त होना है, क्योंकि यह टीर युद्ध के अनुबंध को बाध्यकारी बनाता है, या फिर वे लोग जिन्होंने अपने हाथ काटे हैं, वे अपने समझौते को रद्द कर देते हैं, बशर्ते कि तब तक वे मर न गए हों, क्योंकि इसके लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, न कि किसी एक की, बल्कि उन लोगों की जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्या मुझे और कुछ जानने की जरूरत है? मैं पहले से ही सभी टिया एक गोब्लिन को मारने की योजना बना रहा था, इसलिए यह मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं है। ये बहुत आसान है, अगर आप सभी प्रथम श्रेणी के गोब्लिनों को मार गिराने में सक्षम हैं तो वे दो द्वार खुल जाएंगे, जहां से आप या तो द्वितीय श्रेणी के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं या शहर में वापस लौट सकते हैं। और यह नियम तब तक जारी रहता है जब तक कि एक जाति पूरी तरह से विलुप्त नहीं हो जाती या ब्लड मून समाप्त नहीं हो जाता। अल्पविराम। अवनी ने अपनी व्याख्या समाप्त की और आरव ने सिर हिलाया। उसकी मानसिक ऊर्जा कुछ समझने लगी और देखते ही देखते उसे युद्ध क्षेत्र के चारों ओर एक काली लाल रेखा दिखाई देने लगी, मानो वह रेखा सभी को एक वर्गाकार बॉक्स में कैद कर रही हो। ये शुरू हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारे साथ रहना ही सबसे अच्छा है। इस तरह की स्थिति में तुम्हारे सिवा मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। सिर्फ तुमने ही इस शहर में गोब्लिन की पूरी एक टोली का सफाया किया है, चलो इसे फिर से करते हैं। अरमान ने अपने सिर पर हेलमेट पहनते हुए और अपनी स्पेस रिंग से दो खंजर निकालते हुए कहा। हालांकि उसे पूरी तरह से आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि वे कम से कम जीवित तो रह ही जाएंगे। जब आरव ने ये देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसके पास तो एक भी नहीं था, लेकिन इस कमजोर आदमी के पास था। उसे सच में उसे पीट पीट कर उससे छीनने का मन कर रहा था। उसके पास सिर्फ एक स्पेस पाउच था जिसका इस्तेमाल जीवों को बुलाने के लिए किया जाता था, लेकिन अंतरिक्ष की अंगूठियां जीवित प्राणियों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की चीजों को अपने अंदर रखती थीं, जबकि उसकी अंतरिक्ष थैली का उपयोग राक्षस प्रशिक्षकों और गोलेम पद जादूगरों या मरे हुए पद जादूगरों द्वारा किया जाता था। अंतरिक्ष की अंगूठी का उपयोग सभी द्वारा किया जाता था और इसका मूल्य अंतरिक्ष थैली से कहीं अधिक था, और यही आरव के लालच का कारण था। 173,000 की हत्या। कंपन रुक गया और जमीन से खून के रंग की एक प्रकाशमय स्क्रीन निकलने लगी और उसने पहले से बने सभी तीर युद्ध क्षेत्रों को अलग कर दिया, फिर प्रत्येक क्षेत्र को रक्त के गुंबद में ढक दिया। ऐसा लग रहा था मानो ये प्रत्येक अलग अलग स्तर के लिए बिना किसी व्यवधान के लड़ने के लिए एक अखाड़ा बना रहा हो। जब आरव ने चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि अन्य कुलों के स्तर 1 के जादूगरों और स्तर 1 के नगर रक्षकों के समूह को छोड़कर विशाल रक्त गुंबद में केवल स्तर 1 के गोब्लिन ही उनके साथ थे। सभी मनुष्यों को मार डालो, युद्ध अब शुरू होता है। हॉबगोब्लिन की यह जोरदार दहाड़ युद्ध क्षेत्र के हर कोने तक पहुंच गई, जिससे सभी गोब्लिन उन्माद में आ गए और उन्होंने अपने हथियारों को आपस में या जमीन पर पटकना शुरू कर दिया।
दूसरे छोर पर मौजूद मानव जादूगरों पर हमला करने से पहले आरव ने ऊपर देखा और महसूस किया कि आकाश में एक विशाल रक्त गुंबद स्थिर खड़ा है, जिसने उसे सचमुच भ्रमित कर दिया। जब वह सोच रहा था कि आखिर खून जैसे लाल रंग का गुंबद बिना किसी सहारे के हवा में कैसे टिक सकता है, तभी वह अचानक ऊपर उठ गया और अंदर मौजूद लोगों को कैदी बना लिया। उनके लिए यह वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं था, लेकिन ब्लड मून ने यह सब संभव कर दिया, और इसमें अन्य ब्लड कस की तरह ही अन्य निश्चित युद्ध प्रकार थे। लेकिन उसे लगा कि हवा में बने उस गुंबद का एक और उद्देश्य था, और वह था आकाश में लड़ते समय मध्य स्तर के जादूगरों को निम्न स्तर के जादूगरों से अलग करना। और वहां झटके की लहरें नियंत्रित हो जाएंगी। सब कुछ विश्लेषण करने के बाद उसने हवा में बने गुंबद से अपनी नजर हटा ली। उसने अपना ध्यान अपनी ही लड़ाई पर केंद्रित किया। हालांकि उसे दूसरी लड़ाइयां भी होती दिख रही थीं, लेकिन चूंकि वह उनमें भाग नहीं ले सकता था, इसलिए उसने अपनी समस्या से निपटने का फैसला किया। फॉर्मेशन। आरव चिल्लाया और लगभग 100 जादूगर आगे बढ़े और अपनी उंगलियों को जमीन में गाड़कर अपनी माना शक्ति को जमीन में प्रवाहित करने लगे। उनके चेहरे पल पल पीले पड़ते जा रहे थे, लेकिन आरव ने यह सुनिश्चित किया कि वे अपने माना का उपयोग करके लगातार जमीन से दूध निकालते रहें। दूसरे समूह की सहायता के लिए अपनी माना शक्ति को उनमें मिला दे ताकि वे उस शक्ति का उपयोग क्षेत्र को सहारा देने के लिए कर सकें। बस माना शक्ति खत्म न होने दें, कम से कम एक मंत्र उच्चारण के लिए पर्याप्त माना शक्ति बचाकर रखें। आरव ने अपने दूसरे जादूगरों के समूह को बुलाया जो पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उसने उनके साथ युद्ध की रणनीति और आदेशों का अभ्यास कर लिया था और उसके मुंह से निकला हर शब्द एक आदेश था जिसे गॉर्डन कबीले के बाहर के लोग नहीं समझ सकते थे। 100 जादूगरों के दूसरे समूह ने अन्य कबीलों की अपेक्षा के विपरीत अपने हाथ जमीन पर नहीं रखे, बल्कि उन्होंने उन जादूगरों पर हाथ रखे जो पहले से ही अपनी माना शक्ति जमीन पर भेज रहे थे। उन सभी ने एक एक व्यक्ति को चुना जिसे वे अपना मंत्र दे सकें। ऐसा उन्होंने पहली बार देखा था। 100 से अधिक जादूगरों द्वारा अपनी माना शक्ति को अन्य 100 जादूगरों को देना और फिर उन जादूगरों द्वारा उस माना शक्ति को धरती पर भेजना। हालांकि कुछ नए कबीले जो शहर के रक्षकों की मदद के लिए आगे नहीं बढ़े थे और अभी भी देख रहे थे, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। फिर भी उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए और रक्षात्मक मुद्रा में खड़े हो गए, क्योंकि वे उन गोब्लिनों का सामना करने के लिए तैयार थे जो गॉर्डन कबीले की ओर दौड़ रहे थे अगर वे उनकी तरफ बढ़ते। गॉर्डन परिवार अभी भी उनके साथ प्रतीक्षा क्षेत्र में था और यह स्पष्ट था कि कुछ गोब्लिन उनकी ओर देख रहे थे। भले ही उन्हें गॉर्डन परिवार की गतिविधियों के बारे में पता न हो, लेकिन उन्हें पहले ही बता दिया गया है कि आरव कभी भी बिना किसी कारण के कुछ नहीं करता। उसका हर काम उसके व्यापक लक्ष्यों के लिए सोची समझी रणनीति की तरह होता है। हम यह मान सकते हैं कि इस बार टिया एक गोब्लिन की कुल संख्या लगभग 20,000 होनी चाहिए, और पहली लहर में भेजे गए गोब्लिन की संख्या लगभग 7,000 है, जिनमें से 3,000 गोब्लिन अपनी मुख्य सेना से अलग होकर किसी भी क्षण हमारी ओर बढ़ सकते हैं। अवनी ने गोब्लिन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाए गए मिट्टी के खंभे से नीचे उतरने के बाद अपनी रिपोर्ट दी। वाह, लगता है वे मुझे वाकई गंभीरता से ले रहे हैं। अगर वे 1,000 गॉर्डन जादूगरों का सामना करने के लिए लगभग 300 गोब्लिन भेज रहे हैं, चलिए उनके साथ थोड़ा खेल खेल में खेलना सीखते हैं। आरव के बोलने से पहले ही शहर के रक्षकों का शेष 4,000 गोब्लिनों के साथ संघर्ष शुरू हो गया और कुछ अन्य कबीले लंबी दूरी के मंत्रों से उनकी सहायता के लिए आगे बढ़े, जबकि 3,000 गोब्लिन युद्ध क्षेत्र के मध्य में जाने की जहमत तक नहीं उठाए, बल्कि शहर के रक्षकों से लड़ रही मुख्य सेना से अलग हो गए। गॉर्डन कबीले की स्थिति का सामना करते हुए, जो वास्तव में अभी भी प्रतीक्षा कर रहे थे, गोब्लिन अपने हथियारों को सिर के ऊपर उठाकर युद्ध घोष करते हुए आगे बढ़े। प्रतीक्षा क्षेत्र में मौजूद अन्य सभी कबीले गॉर्डन कबीले को देख रहे थे, इस बात को लेकर असमंजस में थे कि उन्हें आगे बढ़कर शहर के रक्षकों की मदद करनी चाहिए या वहीं डटे रहकर यह उम्मीद करनी चाहिए कि गॉर्डन कबीला 3,000 गोब्लिनों से निपट लेगा। अल्पविराम। वे सभी उनके अगले कदम देखने के लिए उत्सुक थे। वे सभी जानना चाहते थे कि आरव इस बार गोब्लिनों के इस समूह से कैसे निपटेगा। कुछ लोग तो इस दिग्गज को अभिनय करते या खुद को मूर्ख बनाते देखना चाहते थे, लेकिन गॉर्डन परिवार का कोई भी सदस्य आगे नहीं बढ़ा। आगे बढ़े हुए 200 जादूगर आरव के आदेशों का पालन करते हुए मैदान में अपनी माना शक्ति भेजते रहे। यहां तक कि पीछे इंतजार कर रहे लांस्ड कबीले के सदस्य भी गॉर्डन कबीले के इस रवैये से आश्चर्यचकित थे। आखिरकार वे लगभग 3,000 गोब्लिनों का पीछा कर रहे थे और आरव तो कुछ भी नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके करीब आने का इंतजार कर रहा हो। ये काफी आश्चर्यजनक था, क्योंकि पिछली बार वह उन्हें दूर से ही मार रहा था।
उसने पिछली बार जितना हो सके उतने लोगों को मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इस बार वह उनके करीब आने का इंतजार कर रहा था। जब गोब्लिनों ने गॉर्डन कबीले का रवैया देखा तो वे क्रोधित हो गए और अधिक ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। 900 मीटर, 800 मीटर, 500 मीटर। ठीक उसी समय जब सभी लोग आमने सामने की लड़ाई की उम्मीद कर रहे थे, तभी आरव के अगले आदेश को सुनकर उन्हें जबरदस्त झटका लगा। अभी बदलाव लागू करो। जैसे ही आरव ने ये कहा, 100 जादूगर जो जमीन पर अपनी माना शक्ति का संचार कर रहे थे, वे सभी पीछे हट गए क्योंकि वे अपनी माना शक्ति को पुनः प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उस अराजक वातावरण में ये सब बहुत तेजी से हो रहा था। जिन लोगों ने पहले अपना हाथ अपने शरीर पर रखा था, उन सभी ने मिलकर अर्थ स्पाइक स्पेल का जाप करना शुरू कर दिया, और मजे की बात यह है कि उनका जाप करने का कौशल काफी तेज था। युद्ध से पहले ही आरव ने सारी योजना बना ली थी और यह सुनिश्चित कर लिया था कि केवल वही लोग माना स्थानांतरित कर सकेंगे जो अर्थ स्पाइक मंत्र में विशेषज्ञ हों। जादुई मंत्र का चिन्ह उनके हाथों में बनने लगा और जो लोग अर्थ स्पाइक स्पेल के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, वे इस बात से हैरान थे कि आरव अपने जादूगर को इस तरह का मंत्र डालने की अनुमति कैसे दे सकता है। अर्थ स्पाइक स्पेल की एक निश्चित सीमा होती है, खासकर निचले रैंक के जादूगरों के लिए। लेकिन गोब्लिन अभी भी 500 मीटर दूर थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या करने की योजना बना रहा है और उन्होंने बस देखने का फैसला किया। लेस देन मेगा कंबाइंड स्पेल मिनी माना जोन जोड़ अर्थ स्पाइक इक्वल स्पाइक डिजास्टर ग्रेटर दैन। जैसे ही उन्होंने मंत्रों का निर्माण पूरा किया, उन्होंने अपना हाथ जमीन पर ठीक उसी जगह पर रखा जहां दूसरे जादूगर ने अपनी उंगलियां रखी थीं और अपनी माना शक्ति को प्रवाहित किया। बस फर्क इतना था कि इस बार वे जमीन में एक मंत्र चिन्ह उकेर रहे थे। अनजान और अनभिज्ञ गोब्लिन 500 मीटर की दूरी तय करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। तभी जमीन से विशालकाय नुकीले कांटे निकले और उन्हें भेद दिया। वे झुंड में जमीन से बाहर निकल रहे थे। लगभग 500 नुकीले कांटे जमीन से निकले और गोब्लिनों के शरीर के अलग अलग हिस्सों में घुस गए। हर कांटा इतना बड़ा था कि 2 से ज्यादा गोब्लिनों को भेद सकता था। इससे उनके आकार और जमीन से निकलने की गति का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस तरह गोब्लिनों से युद्ध करने से पहले ही गॉर्डन कबीले ने शुरुआत में ही 1000 से अधिक गोब्लिनों को मार गिराया था। प्रथम स्तर के प्रत्येक नेता का चेहरा मानो किसी बड़े सपने में खो जाने के कारण खुशी से फटने वाला था। हजारों की संख्या में गोब्लिन को मारना कब से आसान हो गया। ब्री फ्रिडाल, जो ये सब देख रही थी, ने शहर के गार्डों को देखते हुए खुद से पूछा, जो अभी भी एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे थे। वह अराजक माहौल और लड़ाई की उम्मीद में इंतजार कर रहा था ताकि उसे हमले में मदद करने के बहाने करीब आने का मौका मिल सके। 174 सफिंग हत्यारों। पिछले हॉबगोब्लिन नेता गोटेन ने यह सुनिश्चित किया था कि टिया एक गोब्लिन में कई कप्तान स्तर के गोब्लिन शामिल हों। इसलिए अगर आरव ने टिया एक गोब्लिन्स के मौजूदा नेता को मार डाला तो कोई न कोई विद्रोह जरूर करेगा। और यह उन्हीं कप्तानों में से एक था जिसने 3000 गोब्लिनों के साथ गॉर्डन कबीले पर हमला करने के लिए दस्ते के एक हिस्से का नेतृत्व किया था, लेकिन वह पहले से ही बुरी तरह पसीना बहा रहा था। वह अपने भाग्य को धन्यवाद दे रहा था कि उसने मोर्चे पर कमान नहीं संभाली और अपने कुछ उप कप्तानों को नेतृत्व करने दिया जबकि वह आदेश देता रहा। पीछे से हमला हुआ और यही एकमात्र कारण था कि वह इस समय जीवित था। उसने पिछले 2 ब्लड मून युद्धों में बचे वरिष्ठ टियर 2 गोब्लिनों से कहानियां सुनी थीं, जिनमें एक ऐसे कबीले के बारे में बताया गया था जहां उनके टियर एक जादूगर शैतान जैसे थे। और उन्होंने पहले ही प्रथम श्रेणी की पूरी गोब्लिन सेना का सफाया कर दिया था, जिससे उन्हें गोटेन के नेतृत्व वाली बाहरी गोब्लिन सेना में शामिल होने का मौका मिला था। जब उसने अपने वरिष्ठों की कहानियों और अपने से पहले के मानव जादूगरों के विवरण का मिलान करने की कोशिश की तो उसे पूरा यकीन हो गया कि ये वही जादूगर थे जिनके बारे में गोब्लिन सेना के शिविर में हमेशा चर्चा होती रहती थी। ज्यादातर नए गोब्लिनों को लगा कि यह उन्हें डराने और ज्यादा गंभीर बनाने की एक चाल थी। आखिरकार उनके लिए यह मानना काफी अजीब था कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो टिया एक गोब्लिन सेना की पूरी टुकड़ी को पूरी तरह से नष्ट कर दे। दूसरे आयाम की कई जातियां भी ऐसा करने में सक्षम नहीं थीं, सिवाय इसके कि उन्हें एक द्वितीय स्तर की सेना ने घेर लिया था। गोब्लिन शायद अन्य जातियों की तरह शारीरिक रूप से उतने मजबूत न हो या उनमें जन्मजात प्रतिभा न हो, लेकिन उनके पास हमेशा अपने सभी दुश्मनों के मुकाबले संख्यात्मक रूप से भारी बढ़त होती थी और जब वे किसी ऐसे दुश्मन से टकराते थे जिसे वे हरा नहीं पाते थे तो उनमें से कुछ बच निकलते थे। उनकी काय प्रवृत्ति के कारण चाहे कितने भी गोब्लिन मारे जाएं, जब तक कुछ बच निकलते, उनके द्वारा जल्द ही एक और बस्ती बसाने की 100% संभावना थी।
कई दौर के गहन मिलन के बाद अब उसे सचमुच संदेह होने लगा था कि क्या निचले स्तर की लड़ाई में गोब्लिन वास्तव में उतने ही अजेय हैं जितना उनकी प्रशंसा की जाती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा कोई कबीला क्यों होगा जो उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दे। मैजेस के कमांडर, ऐसा लगता है कि उनके पास माना शक्ति खत्म हो गई है। गोब्लिन कप्तान तब हैरान रह गया जब उसके भरोसेमंद डिप्टी ने उसे गॉर्डन कबीले की स्थिति के बारे में बताया। वह स्थिति का ठीक से विश्लेषण करने के लिए बहुत डरा हुआ था। उसने अपना सिर हिलाया और महसूस किया कि जादूगरों ने फिर कभी कोई मंत्र नहीं पढ़ा और विशाल नुकीली वस्तु हिलना बंद हो गई। जादूगर संभलने के लिए सेना के पीछे चले गए। उसकी आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसे लगा कि उसे एक अवसर मिल गया है। दुश्मन पर हमला करो, वह कमजोर पड़ गया है, चलो अब उन सबको मार डालते हैं। मानव जादूगरों को ठीक होने का मौका मत दो। छोटे कद के जिन ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए अपनी छोटी तलवार मानव जादूगरों की ओर तान दी और बचे हुए लगभग 2000 जिन, जो पहले से ही अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, उन्हें थोड़ी सी ऊर्जा मिल गई और वे अपने हथियारों के साथ आगे बढ़ते हुए युद्ध के नारे लगाते रहे। शुरू में वे बहुत सतर्क थे क्योंकि वे जमीन की ओर देख रहे थे। उन्हें लगा जैसे ही उन्हें कुछ दिखाई दिया, वे घबरा गए। जमीन से निकले नुकीले कांटे को देखकर वे पीछे की ओर कूदते और कांटे से प्रभावित क्षेत्र से पीछे हट जाते, लेकिन कुछ मीटर चलने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अपने कप्तान की बातों पर अधिक विश्वास किया और आगे बढ़ गए। उस समय उनकी कायरता का कोई नामोनिशान नहीं था, उनके चेहरे पर केवल क्रोध का भाव था, क्योंकि वे अपने सामने मौजूद मानव जादूगरों को जान से मारने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। 300 मीटर, 200 मीटर, क्या समय हो गया? आरव ने पूछा और अवनी ने सिर हिलाकर जवाब दिया। ठीक है, कर लो, मैं इसे तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ, हमें निराश मत करना, आरव ने अपनी हड्डी की कटाना तलवार को म्यान से निकालते हुए कहा। हड्डी की कटाना तलवार निकालते समय एक अजीब सी आवाज कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह रक्तचंद्र की रोशनी में आए, उस पर बने प्रतीक मानो जीवंत हो उठे और घूमने लगे। आरव भी हैरान था क्योंकि उसे अपनी ताकत बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। हालांकि उसकी विश्लेषण क्षमता कम होने के कारण सिस्टम हड्डी की कटाना का पूरा विश्लेषण नहीं कर पाया था, फिर भी वह जानता था कि यह खास है और इसका एक विशेष कार्य है। अल्पविराम, उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रक्तचंद्र के दौरान यह उसकी शक्तियों को इतना बढ़ा देगा। डिंग, एक्स डायमंड नामक गोलेम ने टियर 1 के शिखर पर पहुंच गया है। जैसे ही आप इसे अंतरिक्ष थैली से बाहर निकालेंगे, यह अगले लोक में प्रवेश करने में सक्षम होगा। आरव ने काफी समय से सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं देखा था और वह भूल गया था कि उसने सिस्टम को अपने सभी अनुभव लाभ उन गोलेमों को स्थानांतरित करने के लिए कहा था जो ब्रेकथ्रू के करीब थे, ताकि दूसरे मैच दायरे में प्रवेश करने से पहले ही उसके पास कई टियर 2 गोलेम बॉडीगार्ड हों। वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि उनमें से कोई भी इतनी जल्दी टियर 1 के शिखर पर पहुंच जाएगा। जैसे ही गोब्लिन 100 मीटर के दायरे में दाखिल हुए, तभी बचे हुए 300 गॉर्डन्स टियर 1 जादूगरों और पूरे गिरोह ने हवा में मौजूद तत्व का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पृथ्वी के तत्वों से बना एक प्रकार का सर्फबोर्ड बनाने के लिए, जो लगभग तरल अवस्था में था। अरमान लेंस ने जब इसे देखा तो उसे यकीन हो गया कि उसका कबीला इस लड़ाई में पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। गॉर्डन परिवार इतना शक्तिशाली हो गया था कि अब उन्हें उनकी जरूरत ही नहीं थी। अवनी, इसे अभी करो। लेस देन मेगा संयुक्त मंत्र मिनी माना जोन जोर दलदली मिट्टी इक्वल्स त्वरित दलदल ग्रेटर दैन। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण पूरा किया, उसने अपनी बड़ी जादुई छड़ी को जमीन पर पटका और बिजली की चिंगारियां सीधे जमीन में समा गईं और शेष माना ऊर्जा जो गॉर्डन कबीले के जादूगरों द्वारा जमीन में भेजी गई थी, उसने। हर कोई हैरान था कि उनका इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा था। उस समय उनका इस्तेमाल अवनी के जादू को पहुंचाने के लिए किया जा रहा था और उनके सामने के पूरे 100 मीटर का इलाका एक गीले, कीचड़ भरे दलदल में बदल गया। अर्ररग, सावधान रहो, वे फिर से हमला करने वाले हैं। सबसे आगे चल रहे कप्तान के नेतृत्व में एक प्रमुख गोब्लिन चिल्लाया। उसकी आवाज लगभग कांप रही थी क्योंकि उसने अपने नुकीले कांटों वाले बल्ले को कसकर पकड़ रखा था। जब उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन अजीब तरह से मुड़ रही है, तो उसने तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी गति सीमित होती जा रही थी। उसे अपने पैर हिलाने में भी कठिनाई हो रही थी और लगभग सभी जिन्नों को इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि वे चल तो सकते थे, लेकिन दौड़ नहीं सकते थे, और जो 100 मीटर की दूरी उन्हें पार करनी थी, वह अब 900 मीटर दूर लग रही थी। मारना। आरव द्वारा अपनी कटाना आगे की ओर करने के बाद गॉर्डन्स मैच दलदल की ओर दौड़े। वे अपने एलिमेंटल सर्फबोर्ड के साथ आगे बढ़े और दलदल से जरा भी प्रभावित हुए बिना उसमें तेजी से आगे बढ़े।
उन्होंने अपने सर्फबोर्ड का उपयोग करके अपनी शक्ति से अपनी गति को और भी बढ़ा लिया और दलदली क्षेत्र से उन्हें जरा भी बाधा नहीं हुई। सबसे आगे अविनाश था, जिसने अपनी तलवार निकाली। वह अपनी माना शक्ति का उपयोग करके सर्फबोर्ड को नियंत्रित कर रहा था और अपनी तलवार को शक्ति प्रदान कर रहा था। वह सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा था क्योंकि वह लीजन से मिली हार के अपने दबे हुए गुस्से को बाहर निकालना चाहता था। वह चुनौती देने के लिए वापस गया था, लेकिन आरव ने केवल अपना सिर हिलाया और उसे टियर 2 मैच स्तर तक पहुंचने तक हार मानने को कहा। वह बेवकूफ नहीं था, इसका मतलब था कि लेजियन ने भेद दिया था और बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। जब गोब्लिनों ने तेज गति से आगे बढ़ते हुए जादूगरों को अपने अपने अनूठे हथियार हाथ में लिए हुए देखा, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो 1,00,000 सैनिकों की सेना घोड़ों पर सवार होकर युद्ध के लिए आ रही हो और उन्हें कुचलने वाली हो। उनके सेनापति के नेतृत्व में गॉर्डन के जादूगर इसी तरह की गति उत्पन्न कर रहे थे। यह एक ऐसी मानसिक छवि थी जो हर गोब्लिन के दिमाग में छप गई थी, ठीक उसी तरह जैसे वे दलदल में तैरते हुए गॉर्डन के जादूगरों को अपनी ओर आते देख रहे थे। आरव के मार्गदर्शन में रहने के कारण उनमें से अधिकांश आत्मविश्वास से भरे हुए थे और इससे उनकी गति बढ़ाने में मदद मिली। अल्पविराम, अपने आप को संभालो। सामने खड़े गोब्लिन ने जैसे ही गॉर्डन कबीले के लोग करीब आए, अपने हथियार चलाते हुए कहा, लेकिन वे हाथों में हथियार लिए तेज गति से आगे बढ़ रहे जादूगरों को कैसे रोक सकते थे। स्लैश! जैसे ही जादूगर उनके बीच से गुजरे, गोब्लिनों के शरीर 2 हिस्सों में कटने लगे। अविनाश सबसे निर्दयी था, वह लगातार उनके ऊपरी हिस्से पर वार करता रहा, ये देखने की जहमत भी नहीं उठाता था कि क्या उसने अपने हमले में किसी को मार डाला है या नहीं। उसे यकीन था कि अगर उसने पहले ही प्रयास में किसी को नहीं मारा तो गोब्लिन अत्यधिक खून बहने से मर जाएगा क्योंकि उसने केवल गला काटकर ही हमला किया था। वास्तव में बेहतर यही होगा कि वे एक बार में ही मर जाएं, अन्यथा अगर वे जीवित रहे तो दर्द असहनीय होगा। जब आरव ने उसे देखा तो उससे ऐसा लगा मानो वह बिना ब्रेक वाली मोटर को देख रहा हो, क्योंकि वह अपनी कृपाण को बाएं और दाएं घुमाते हुए अव्यवस्थित गोब्लिनों के बीच कुशलता से घूम रहा था। यहाँ तक कि तलवार से भी हल्की सी आवाज आने लगी, मानो वह अपने मालिक को प्रोत्साहित कर रही हो। ऐसा लगता है कि वह इस तरह के युद्ध से संतुष्ट है। जब आरव को याद आया कि उसका अपना चांगदाव भी उसी मूल का था जो खून से प्रेम करता था, तो वह सोचने लगा कि क्या ये संयोगवश हुआ है। दोनों हथियारों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री एक ही स्रोत से थी, लेकिन उन्हें अलग अलग जादूगरों ने बनाया था। 175 अविनाश स्लॉटरपाथ। रक्तचंद्र की रोशनी से युद्ध क्षेत्र जगमगा रहा था, जिससे रक्त गुंबद के चारों ओर भयानक परछाइयां बन रही थीं। अविनाश ने कृपाण चलाने की कला में अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया। वह तैयार गोब्लिनों के बीच से होते हुए अपनी तलवार पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हवा में तनाव भर गया, क्योंकि गोब्लिन एक एक करके उसका रास्ता रोकने के लिए आगे आ रहे थे। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि वह एक बहुत बड़ा खतरा है जिससे उन्हें निपटना होगा, उनकी दुष्ट मुस्कान ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। तभी 20 से अधिक गोब्लिन उसकी ओर दौड़ पड़े। दलदल के कारण उनकी धीमी गति के बावजूद अविनाश को लगा कि उनसे आमने सामने की टक्कर खतरनाक होगी, लेकिन अविनाश अपने इरादे पर अडिग रहा, उसका दृढ़ संकल्प अटल था। पहले गोब्लिन ने जंग लगे भाले से उस पर हमला किया, लेकिन अविनाश फुर्ती से एक तरफ हट गया और उसकी तलवार से चिंगारियां निकली, जिससे हमला नाकाम हो गया। उसने एक ही झटके में पलटवार किया और गोब्लिन के बचाव को चीरते हुए उसकी गर्दन काट दी, जिससे उसका खतरा टल गया। अपने गिरे हुए साथी को देखकर भी उन उग्र गोब्लिनों पर कोई असर नहीं पड़ा, जिन्होंने अविनाश को गॉर्डन कबीले के बाकी जादूगरों से अलग कर दिया था, जो उन्हें रोकने वाले गोब्लिनों को मार रहे थे। वे खून की प्यास से भरी आंखों के साथ अविनाश की ओर उमड़ पड़े। ... क्या हमें मदद के लिए आगे आना चाहिए? आथा ने हाथ बांधकर पूछा। उसके पीछे एक कांस्य का गोलेम एक बेजान बुढ़िया की तरह इंतजार कर रहा था, लेकिन आरव ने अपना सिर हिला दिया। बस देखते रहो, वो आदमी तुम सब जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। मैंने उसे लीजन के साथ मुकाबला करते देखा है, इसलिए मुझे यकीन है कि ये छोटे मोटे गोब्लिन उसे हराने का सपना देखते रह सकते हैं। आरव ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। जब अवनी और आथा ने अविनाश पर आरव का भरोसा देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि वे उसका मन नहीं बदल सकते। वे बस यही उम्मीद कर सकते थे कि अविनाश उन सभी को मारने के लिए काफी देर तक डटा रहे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अपनी कृपाण के हर वार के साथ अविनाश अपने विरोधियों के बीच खूबसूरती से नाचता था। उसकी तलवार का हर वार उसके निपुण कौशल और एकांत साधना का प्रमाण था। उसने घातक सटीकता से प्रहार किया, बड़ी कुशलता से उन्मादी हमलों को रोकते हुए और उनके बीच से रास्ता बनाते हुए।
उसका हर प्रहार जान से मारने के उद्देश्य से था, तलवार चलाने के विपरीत। तलवार ने इस्पात की एक ध्वनि उत्पन्न की, उसकी तेज धार हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी और एक एक करके गोबलिनों की पंक्तियों को कम करती चली गई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, अविनाश शक्ति और कुशलता के बवंडर में तब्दील होता गया। हर शत्रु को परास्त करने के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया, जिससे आत्मरक्षा करने का उसका संकल्प और मजबूत होता गया, और पृथ्वी तत्वों का उसका प्रयोग हर आक्रमण में बेहतर होता जा रहा था। वह सधे हुए कदमों से आगे बढ़ा, उसकी चाल उसकी कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण का प्रमाण थी, क्योंकि वह पृथ्वी तत्व वाले सर्फबोर्ड पर अधिक कुशल होता जा रहा था। अपनी क्रूरता के बावजूद अविनाश के निरंतर हमले के सामने गोब्लिन लड़खड़ाने लगे। हर गिरते साथी के साथ उनकी संख्या घटती गई, और उनके कभी घमंडी चेहरे पर दिखने वाली मुस्कान अब भय से भर उठी। हालांकि अविनाश युद्ध में भी करुणा के महत्व को समझते हुए उनकी जान को शीघ्रता से और अनावश्यक पीड़ा के बिना समाप्त करने की कोशिश कर रहा था। अंत में जोरदार प्रहार करते हुए अविनाश ने एक विनाशकारी प्रहार किया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उसकी कृपाण रक्त ऊर्जा से हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी और गॉर्डन कबीले के जादूगरों से पुनर्मिलन करने के रास्ते में खड़े अंतिम गोब्लिनों के सिर काट दिए। उसने झटपट अपना अर्थ सर्फबोर्ड सक्रिय किया और गॉर्डन के जादूगरों से मिला। वह वहां हांफता हुआ खड़ा था, उसका शरीर पसीने से तर था, फिर भी उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान थी, क्योंकि उसने बचे हुए गोब्लिनों की संख्या को देखा जो 1000 कम होकर केवल 1000 रह गए थे। ... किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या मुझे तुम्हें सब कुछ सिखाना है? अपने जादूगरों के साथ निकलो और बचे हुए ओर्क को मार डालो, खुद को बांट लो और दोनों तरफ से हमला करो। आरव ने अरमान लेंस्ट पर चिल्लाते हुए कहा, जो अभी भी सदमे में लड़ाई देख रहा था। लेकिन जब उसने आरव की चीख सुनी तो उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच आरव के आदेश का शायद कुछ ज्यादा ही इंतजार कर रहा था और उसने कोई योगदान नहीं दिया। अल्पविराम, अलग होकर आगे बढ़ो, हमें बचे हुए गोब्लिनों को खत्म करना होगा। हमारे साथी गॉर्डन कबीले ने इनकी 2/3 सेना को मार गिराया है, जिसके बाद ये गोब्लिन लड़ने की इच्छा खो चुके हैं। अगर हम इन्हें नहीं मार पाए तो हमें इस लड़ाई के बाद पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होगा कि हम पूरी तरह से बेकार हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक विशाल युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच हवा जोरों से चल रही थी, अपने साथ प्रत्याशा और तनाव की ऊर्जा लिए हुए। अरमान, जो अब एक अत्यंत कुशल वायु तत्व जादूगर बन चुका है, वह सबसे आगे खड़ा था, अपने 500 जादूगरों के समूह का युद्ध में नेतृत्व करने के लिए तैयार। दूसरी ओर भय से पंगु और गॉर्डन कबीले की शक्ति से अभिभूत 1000 गोब्लिन जान बचाने के लिए बेताब होकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आने वाले तूफान से बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि गॉर्डन कबीला उनका पीछा कर रहा था। अरमान ने अपने हाथ ऊपर उठाए, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प भरा हुआ था और वह चिल्लाया, उसकी आवाज तेज हवा के बीच गूंज उठी। लांस्ट कबीले के जादूगरों, याद रखो कि हमारा उद्देश्य यहाँ अपने शत्रुओं को नष्ट करना है, ताकि हम अपने प्रियजनों की रक्षा कर सकें और शहर में शांति बहाल कर सकें। हवाएं हमें विजय की ओर ले चलें। उसके आदेश पर जादूगर 2 समूहों में विभाजित हो गए, प्रत्येक समूह में 250 जादूगर थे। वे वायु तत्व का उपयोग करते हुए तेजी से आगे बढ़े और गोबलिनों को घेर लिया। ये जानते हुए कि गोबलिन लड़ने की इच्छा खो चुके हैं, अरमान ने अपने कबीले के जादूगरों को निर्देश दिया कि वे अपनी जादुई शक्ति का उपयोग गैरघातक लेकिन दुर्बल करने वाले हवा आधारित हमलों के एक लुभावने प्रदर्शन में करें। पहले समूह ने सटीक नियंत्रण और कुशलता से संचालित पवन तलवारें उत्पन्न की। उनके फैले हुए हाथों से निकली ये तलवारें हवा को चीरती हुई भागते हुए जिन्नों पर अचूक रूप से निशाना साधने लगीं। यह उनकी पहली लड़ाई का नतीजा था। आरव ने उन्हें जिस स्थिति से गुजारा था, उसके बाद से वे अपने वायु तत्व को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में माहिर हो गए हैं। हवा के तेज झोंकों ने गोब्लिनों को निष्क्रिय कर दिया, जिससे वे गतिहीन हो गए, लेकिन इससे उनका जीवित रहना सुनिश्चित हो गया। इसी बीच दूसरे समूह ने हवा को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने शक्तिशाली बवंडर उत्पन्न किए जिन्होंने बचे हुए गोब्लिनों को घेर लिया, उन्हें जमीन से ऊपर उठा लिया और उन्हें भारहीन बना दिया। इन बवंडरों में फंसे हुए गोब्लिन खुद को दिशाहीन और शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। वे कितनी भी कोशिश कर लें, हवाओं की ताकत से बच नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, अरमान ने ध्यान से गोब्लिनों का अवलोकन किया, उनकी प्रतिक्रिया का आकलन किया। उनके चेहरे पर भय देखकर वह मुस्कुरा उठा। उसने लंबे समय से अपने कबीले के लोगों के साथ इस चाल का अभ्यास किया था, ताकि समय आने पर वह युद्ध के मैदान को चौंका सके। अब
अरमान चिल्लाया और जादूगरों ने अपना नियंत्रण छोड़ दिया और हवा के ब्लेड रुक गए, जिससे स्थिर पड़े गोब्लिन सुरक्षित रहे, लेकिन अब उन्हें इतनी ऊंचाई से उतरने की स्थिति से निपटना था। बिना किसी सहारे के अधिकांश गोब्लिन पानी में गिर पड़े और गिरने से उनकी मृत्यु हो गई, और जो बच गए उनका सामना गॉर्डन कबीले के जादूगरों की क्रूर तलवार से हुआ, जो उन तक पहुंच चुके थे। छठे स्तर के ब्लड डोम को छोड़कर, जो अभी भी शांति और स्थिरता की स्थिति में था, बाकी सभी ब्लड डोम युद्ध के कारागार में तब्दील हो चुके थे। मानव जादूगरों और गोब्लिनों के लिए ये स्थान एक कत्लेगाह में बदल गया है, जहां हर कोई अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। आकाश में लटके सबसे बड़े रक्त गुंबद में मौजूद, जो कि छठे स्तर के योद्धा भी थे, सभी नीचे दूसरे रक्त गुंबद की ओर देख रहे थे और युद्ध का जायजा ले रहे थे। हालांकि नया गोब्लिन कमांडर जल्दबाज था, फिर भी वह विचारशील था और छठे स्तर की लड़ाई इतनी जल्दी शुरू करने के लिए उत्सुक नहीं था, क्योंकि वह गोब्लिन की सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्तियों को इतनी जल्दी खोना नहीं चाहता था। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि मानव जादूगरों से भिड़ने से पहले उसे दूसरे युद्ध क्षेत्र में पूर्ण लाभ प्राप्त हो। कम से कम वह यही चाहता था कि उसके नेतृत्व वाली सेना मानव जादूगरों को कुचलने में सक्षम हो। इस तरह उसने छठे स्तर के मानव जादूगरों पर प्रहार करने से पहले ही उन्हें झटका दिया, और चूंकि छठे स्तर के मानव जादूगरों में अभी युद्ध करने की कोई मंशा नहीं दिख रही थी, इसलिए वे सभी उसके पास आ गए। वे आपस में कुछ समय के लिए रुक गए और प्रत्येक स्तर के युद्ध क्षेत्र को देखने लगे कि उनके नीचे के लोग कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, सभी गोब्लिन अपने दुश्मनों पर भारी संख्या में हमला करने लगे। केवल कुछ ही गोब्लिन किले की रक्षा के लिए बचे रहे, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी समूह को अतिरिक्त सहायता दी जा सके। लेकिन भेजे गए हर गोब्लिन में ये स्पष्ट था कि गॉर्डन कबीले के लोगों के कई दुश्मन थे। वे बिना अपने इरादों को छिपाए खुलेआम गॉर्डन कबीले को निशाना बना रहे थे। जब दूसरों ने ये देखा तो उन्होंने गॉर्डन परिवार के दुर्भाग्य पर खुशी मनाई, जबकि अन्य ने प्रार्थना की कि वे इस तरह के हिंसक हमले से बच सकें। जिन कबीले के लोग शेखी बघार रहे थे, उनमें से अधिकांश वे लोग थे जो पिछले कुछ महीनों में गॉर्डन कबीले की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करने लगे थे। हालांकि गॉर्डन परिवार हमेशा से ही प्रसिद्ध रहा है और सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि वे शहर के सबसे शक्तिशाली मध्यम श्रेणी के परिवार हैं। लेकिन अब हालात अलग थे। इन दिनों की स्थिति से ऐसा लग रहा था कि उनके बिना शहर ढह जाएगा। यहाँ तक कि शहर का मुखिया भी गॉर्डन परिवार के मुखिया को जरूरत से ज्यादा सम्मान देता था, और उनकी हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती है, और वर्तमान युवा पीढ़ी अन्य कुलों में बहुत भय पैदा करती है जब वे कल्पना करते हैं कि वे बड़े होकर क्या बन सकते हैं। मैं बस यही सोच रहा था कि पुराने समय में ड्रेको ने उन्हें कैसे दबा रखा था और वे उसे मार नहीं पाए थे। अब उन्हें इस बात से चिढ़ हो रही है कि गॉर्डन परिवार की युवा पीढ़ी में जो प्रतिभाशाली लोग हैं, वे ड्रेको से भी अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं, और इस सोच ने उनमें से अधिकांश को खून उगलने पर मजबूर कर दिया है। हर कोई सोच रहा था, हमें 2 पीढ़ियों द्वारा क्यों दबाया जाना चाहिए? क्या आसमान की आंखें नहीं हैं? हमारे कुल में ऐसे प्रतिभाशाली लोग क्यों नहीं पैदा हुए? गॉर्डन परिवार ने केवल ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को ही क्यों जन्म दिया है जो या तो किसी शातिर धूर्त व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं या फिर किसी गली के गुंडे की तरह? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन जहां उनमें से अधिकांश लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं ड्रेको और तीसरे एल्डर बड़ी सावधानी से सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि वे किसी निर्णायक मोड़ का इंतजार कर रहे थे। टियर 5 के युद्ध क्षेत्र में गॉर्डन कबीले के जैक अकेले ही कबीले के टियर 5 के जादूगरों का समर्थन करने, उन सभी की रक्षा करने और जवाबी हमला करने में सक्षम थे, जिससे गोब्लिनों के लिए किसी को भी मारना मुश्किल हो गया था। जबकि अन्य लोगों का मानना था कि अगर गॉर्डन कबीले के टियर 5 मैजिस केवल जैक पर निर्भर रहे तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। वहीं तीसरे एल्डर ने केवल उपहास किया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जैक मात्र 200 टियर 5 मैजिस का समर्थन करने में सक्षम था। 600 टियर 5 गोब्लिनों के खिलाफ लड़ते हुए भी वह अपनी हड्डी की कटाना तलवार से गोब्लिनों को भय से पीछे हटने पर मजबूर करने में सक्षम था। हालांकि उसने अपने गोलेमों को नहीं बुलाया था, लेकिन उसके दाहिने हाथ में हड्डी की कटाना और बाएं हाथ में एक छोटी तलवार थी। वह गॉर्डन कबीले के जादूगरों की किसी भी समस्या या विकट परिस्थिति में पहुंच जाता था। उसे एक ही वार में अपने क्षेत्र के सभी गोब्लिनों का सफाया करने की आवश्यकता होती थी और उसका कोई मुकाबला नहीं था। वह अपने चरम पर एक अजेय टियर 5 जादूगर था, जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। हालांकि वह गॉर्डन कबीले के सभी जादूगरों को बचाने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया कि उनके पास लड़ने का मौका हो, क्योंकि कुछ ने पहले ही अपने गोलेम को बचाव में सहायता के लिए भेज दिया था। उसने अकेले ही लगभग 100 गोब्लिनों का वध कर दिया था और उसके पीछे एक अविश्वसनीय रक्तपिपासा प्रकट हो रही थी,
जो कुल्हाड़ी का रूप ले रही थी, हालांकि कुल्हाड़ी अभी भी तरल रूप में थी। अल्पविराम। लेकिन जैसे जैसे वह हर गोब्लिन का वध करता जा रहा था, उसका रूप और ठोस होता जा रहा था। उसकी रक्तपिपासा उस समय इतनी प्रबल थी कि उसके सामने प्रकट होने पर गोब्लिन की मानसिक स्थिति एक क्षण के लिए स्थिर हो जाती थी। उसकी अजेयता के स्पष्ट प्रदर्शन ने छठे स्तर के गोब्लिनों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया, यहाँ तक कि हॉबगोब्लिन को भी एहसास हुआ कि उसकी योजना विफल हो गई थी और उसने जैक जैसे विशेष मामलों पर ध्यान नहीं दिया था, जो छठे स्तर का जादूगर बनने के करीब था और उसी क्षेत्र में उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। अगर उन्हें बिना किसी प्रतिबंध के खुलकर लड़ने का मौका मिलता तो वह इस बारे में पता लगा सकता था। शुरुआत में ही खतरा पैदा हो गया और उसने छठे स्तर के एक गोब्लिन को उसे खत्म करने की अनुमति दी ताकि पांचवें स्तर के गोब्लिनों का नुकसान कम हो सके। भले ही उनके पास टियर 5 क्षेत्र में बहुत सारे गोब्लिन हो, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि वे मिड रैंक में एक महान शक्ति थे और उनमें से कई को खोने से गोब्लिन की नींव को नुकसान होगा। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वह केवल इतना ही कर सकता है कि टियर 5 क्षेत्र के गोब्लिन उसे तब तक थका दे जब तक कि उसकी सारी ऊर्जा और शक्ति समाप्त न हो जाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन जहां जैक युद्ध क्षेत्र में टियर 5 गोब्लिनों पर हावी होकर गॉर्डन कबीले को गोब्लिनों के खिलाफ एक बड़ा फायदा दिला रहा था, वहीं टियर 4 गॉर्डन कबीले के जादूगरों के समूह के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि उनका नेतृत्व अवनी की बड़ी बहन विक्टोरिया गॉर्डन्स कर रही थी। इसलिए वह एक युद्ध जादूगरनी नहीं बल्कि एक ऐसी जादूगरनी थी जो जादूगरी के मार्ग का पूर्णतया अभ्यास करती थी। वह अपने जादुई वस्त्र में थी जिस पर सुरक्षात्मक चिन्ह खुदे हुए थे और उसके हाथ में एक छड़ी थी जो लगभग अवनी की छड़ी जैसी दिखती थी, या यूं कहें कि उसकी बहन अवनी ने उसकी छड़ी की शैली की नकल की थी। जैक ने हमलावर रणनीति अपनाते हुए बड़ी संख्या में गोब्लिनों को मारने का प्रयास किया, इस उम्मीद में कि इससे गोब्लिनों का मनोबल टूट जाएगा और वे इतना भयभीत हो जाएंगे कि उन्हें एहसास हो जाएगा कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। विक्टोरिया ने दूसरा रास्ता चुना। उसने 4 विशालकाय पत्थर के गोलेमों को बुलाया जो रोबोट थे और उनके पास विशाल पत्थर की ढालें थीं, और उन्होंने गोब्लिनों के हमले से बचाव किया। हालांकि वह सभी गोब्लिनों को नहीं रोक पाए, लेकिन जो भी गोब्लिन विशाल किले के गोलेमों को पार करने में सक्षम थे, उन्हें वह रोक सकी। जहां गोलम के पीछे तैनात गॉर्डन कबीले के शेष चौथे स्तर के जादूगरों द्वारा उनकी देखभाल की जा रही थी। किसी ने भी उनकी मदद नहीं की क्योंकि वे गोब्लिनों का निशाना नहीं बनना चाहते थे। ये पहली बार था जब गॉर्डन कबीले ने एक साथ सभी 6 स्तरीय लड़ाइयों स्तर 1 से स्तर 6 तक। कुछ कबीले हमेशा कम से कम 2 अलग अलग राज्यों को भेजते थे, जैसे पिछली बार जब केवल निचले स्तर और ड्रेको को भेजा गया था, में भाग लिया। और अब जब उन्हें निशाना बनाया जा रहा था, तो इससे उनके अधिकांश प्रतिद्वंद्वी खुश थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वे अपनी कुछ प्रतिभा को गोब्लिन के हाथों खो देंगे। हालांकि हॉबगोब्लिन को लगा कि विक्टोरिया की रक्षात्मक रणनीति ज्यादा देर तक काम नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही 4 विशालकाय रक्षात्मक गोलेम गिरेंगे, वे गॉर्डन कबीले के चौथे स्तर के जादूगरों को मार गिराने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन जब एक विशेष कप्तान ने विशाल किले की रक्षा पंक्ति को पार करते हुए गॉर्डन के जादूगर को निशाना बनाया, तो उसने अपने जंग लगे भाले से केवल 3 जादूगरों को ही मारा था, इससे पहले कि उसने विशाल गोलमों को ठीक करने के लिए पृथ्वी तत्व भेजना बंद कर दिया। और उसने अपना ध्यान गोब्लिनों की ओर केंद्रित किया और विभिन्न प्रकार के विनाशकारी पृथ्वी जादू के मंत्रों से गोब्लिनों को मृत्यु के घाट उतारने के लिए कुछ पृथ्वी गोले के बम भेजे। पहली बार अपनी आक्रमण क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उसने दूसरों को यह एहसास दिलाया कि भले ही वह रक्षात्मक स्थिति में हो, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने दुश्मनों का सामना करने में असहाय है। सिर्फ इसलिए कि वह अपनी टीम के सदस्यों को प्रदर्शन करने का मौका देना चाहती थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर थी जैसा कि वे उसे देख रहे थे। इससे गॉर्डन कबीले की चौथे स्तर की लड़ाई भी एक बार फिर रुक गई क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान दूसरे युद्ध क्षेत्र की ओर मोड़ दिया। गॉर्डन कबीले का तीसरे स्तर का नेता वास्तव में आशीष था। वह गॉर्डन कबीले के सभी तीसरे स्तर के जादूगरों से पहले से ही अच्छी तरह परिचित था और ऐसा लगता है कि वह उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए सही शब्द जानता था। उसने गोब्लिनों से लड़ने के लिए गॉर्डन कबीले के जादूगरों के साथ मिलकर एक विशेष रणनीति बनाई थी, और वह अपने व्यक्तित्व में बदलाव के साथ साथ अपनी रणनीति भी बदलता रहता है। जब वह हंसमुख होता है तो हमले रक्षात्मक प्रकृति के होते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि वह गोब्लिनों के हर हमले को झेल रहा है। और चाहे वे कितने भी कमजोर क्यों न दिखें, गोब्लिन उनकी छोटी रक्षात्मक संरचना को तोड़ नहीं पाए हैं। ऐसा लगता था मानो ये संरचना किसी भी भारी मार को झेलने के लिए ही बनी हो।
लेकिन जैसे ही उसका व्यक्तित्व उसके कहीं अधिक ठंडे रूप में बदल जाता है, उसका हमला भी रक्षात्मक और सहनशील होने के बजाय लापरवाह होकर बिना बचाव किए आक्रमण करने में बदल जाता है, जो देखने में तो डरावना लगता है, लेकिन वास्तविकता अब तक उनके बीच किसी की मौत न होना बस यही दर्शाता है कि यह उतना लापरवाह नहीं था जितना उन्होंने सोचा था, क्योंकि जैक और विक्टोरिया के अधीन भी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण जादूगर आ चुके थे, लेकिन आशीष के मामले में ऐसा नहीं था। ये बेपरवाह हमला उसकी अग्रिम रणनीति का एक और हिस्सा है, लेकिन ये सिर्फ हमले के बारे में नहीं था। उसने अपने भरोसेमंद जादूगरों को कुछ गोब्लिनों के संभावित पीछे हटने के रास्ते को रोकने के लिए भेजा। उन पर हमला करते हुए और ऐसा व्यवहार करते हुए जैसे वे घुसपैठ करने ही वाले हों, लेकिन वास्तव में वे बस एक आदर्श स्थान की तलाश कर रहे थे। वहां पिंसर फॉर्मेशन है। हालांकि ठंडे स्वभाव वाले एलियस ने इसे यही नाम दिया था, जबकि दूसरे हंसमुख व्यक्तित्व ने इसे ट्रैपिंग फॉर्मेशन कहा था। दोनों व्यक्तित्वों के बीच झगड़े के कारण यहां तक कि उसके अधीन टियर 3 जादूगर दस्ते के सदस्य भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। हालांकि उसने पहले भी उनसे इस तरह की घटना के बारे में बात की थी, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से देखना केवल इसके बारे में बात करने से अलग था। लेकिन उन्होंने कभी उसके आदेश पर सवाल नहीं उठाया, यहां तक कि जब वह आदेश देते समय बीच में ही अपना व्यवहार बदल लेता था, तब भी वे बिना सवाल किए सैनिकों की तरह उसका पालन करते थे। और यही एकमात्र कारण है कि वे अब तक अपनी जान बचा पाए हैं, क्योंकि भले ही आशीष की कार्रवाई कठोर रही हो, वे गॉर्डन के तीसरे स्तर के जादूगरों के खिलाफ कोई लाभ प्राप्त किए बिना सभी गोब्लिनों को दूर रखने में सक्षम रहे हैं। हॉबगोब्लिन गुस्से से दहाड़ा। उसे पहले कभी इतना अपमान महसूस नहीं हुआ था। गॉर्डन कबीले के खिलाफ उसकी सारी योजनाएं विफल होती दिख रही थीं। इस बार उसने अपनी निगाहें टियर 2 ब्लड डोम पर टिका दी और उसने गॉर्डन कबीले के समूह को युद्ध के मैदान से भागते हुए देखा। इस बार गॉर्डन कबीले का नेता एक गोल मटोल लड़का था जिसके हाथ में लाठी थी। वह लगातार गालियां बकता रहा और कहता रहा कि उसके दादा के पास राजा स्तर का गोलेम दानव है और गोब्लिन उसका पीछा करना बंद कर दे, वरना वे उसके दादा के हाथों मारे जा सकते हैं। जब ड्रेको ने ये सब देखा तो वह शर्म से अपना चेहरा हाथों से ढकने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह ड्रेको कौन है? तीसरे एल्डर ने गुस्से भरी आवाज में पूछा। ये जियांग गॉर्डन्स हैं, 5वें एल्डर के पोते। जब तीसरे एल्डर ने ड्रेको का जवाब सुना तो उन्हें इस बात का पता नहीं था कि जियांग गोलमटोल क्यों दिख रही थी। वह सचमुच अपने दादा जैसा दिखता है। क्या आपको लगता है कि उसे यहां मार दिया जाएगा? शायद इससे वह बूढ़ा मूर्ख अगले रक्तचंद्रकाल में हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दे। मुझे यकीन है कि उसके ज्यादा वंशज नहीं है। वह अपने पोते की मौत को हल्के में नहीं लेगा, तीसरे बुजुर्ग ने कहा। लेकिन ड्रेको ने केवल अपना सिर हिलाया और घबराकर मुस्कुराया। भले ही युद्ध के मैदान में सभी लोग मर जाएं, मुझे कभी विश्वास नहीं होगा कि जियांग भी मारा जाएगा। उसके दादा ने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया है और मुझे यकीन है कि उसके पास कई जीवन रक्षक कार्ड होंगे। शायद उसे अभी तक खतरा महसूस नहीं हुआ है और इसके अलावा वह कमजोर भी नहीं है। बस बात यह है कि वह बच्चा लड़ने से बहुत डरता है, ड्रेको ने कहा और वे दोनों उसे फिर से देखने लगे। अंततः जियांग को 2 गोब्लिन सैनिकों ने घेर लिया और वह कोने में फंस गया। हॉबगोब्लिन को इस बात की खुशी हो रही थी कि वे गॉर्डन कबीले के एक नेता से छुटकारा पाने वाले हैं। तभी उसने देखा कि उस मोटे आदमी ने पलक झपकते ही अपने डंडे से उसका सिर फोड़ दिया, जबकि उसका चेहरा अभी भी डरा हुआ था। वह ये नहीं समझा सका कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर क्यों व्यवहार कर रहा था। जियांग रुका नहीं और उसने गॉर्डन कबीले का नेतृत्व करते हुए दूसरे स्तर के युद्ध क्षेत्र में दौड़ना जारी रखा। केवल वही और उसका समूह ही पूरे द्वितीय स्तर के युद्ध क्षेत्र को एक अस्त-व्यस्त युद्ध क्षेत्र में बदलने में सक्षम थे और वह संयोगवश मिलने वाले गोबलिनों के सिर पर अपनी लाठी पटकने में कभी संकोच नहीं करता था। अल्पविराम। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक मोटा ताजा आदमी इतनी देर तक दौड़ता रहा और उसे पसीना भी नहीं आया। गॉर्डन कबीले के बाकी जादूगर पहले ही हौंफ रहे थे, लेकिन वह उन्हें और तेज दौड़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहा, क्योंकि यह भी एक तरह का प्रशिक्षण था। अपने पैरों को प्रशिक्षित करने का एक तरीका जियांग को उसके साथियों ने कोस भी दिया था, लेकिन फिर भी वह शांत दिमाग से काम लेता रहा। यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है, चलो पहले स्तर के युद्ध क्षेत्र को देखते हैं, हॉबगोब्लिन नेता ने कहा। और मानो जियांग के कायरतापूर्ण प्रदर्शन को देखकर थक चुके सभी लोग उससे सहमत हो गए। यहाँ तक कि टियर 2 गोब्लिन भी खुद से सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई वे कायरता के साथ पैदा हुए थे या यह उनके सामने खड़ा मोटा ताजा आदमी था जिसने कभी उनसे सीधे टकराव की पहल भी नहीं की। वह केवल छिपकर हमले करता था और अपने समूह से भटक गए गोब्लिनों को निशाना बनाता था, जबकि वह अन्य मानव कबीले के जादूगरों के समूह के चारों ओर चक्कर लगाता रहता था।
अभी भी गोब्लिन इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या उन्हें उसका पीछा करना छोड़ देना चाहिए और उन दूसरे मानव जादूगरों के कबीले पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो दबाव में नहीं थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या? हॉबगोब्लिन चिल्लाया जैसे ही उसकी मानसिक ऊर्जा ने सबसे छोटे ब्लड डोम की जांच की। वह केवल देखता रह गया क्योंकि गोब्लिनों का नरसंहार हो रहा था और वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि वे पहले ही जमीन पर गिर रहे थे और कुचलकर मर रहे थे और बाकी बचे हुए थे। गॉर्डन कबीले के जादूगरों द्वारा पूरी तरह से पराजित होने के बाद उसने अपने चेहरे पर भयंकर भाव लिए उनकी ओर देखा। हालांकि प्रथम श्रेणी के जादूगर गर्व करने लायक कुछ भी नहीं थे और उच्च स्तर के गोब्लिनों द्वारा तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे, फिर भी यह इस तथ्य को नहीं बदलता था कि यह हर महान गोब्लिन का शुरुआती बिंदु था और उनमें से लगभग 3000 लोगों को मात्र 800 जादूगरों द्वारा इतनी आसानी से और इतनी जल्दी मार दिया गया और कोई भी बच नहीं पाया। इससे हॉबगोब्लिन को बहुत ठंडक महसूस हुई और पहली बार उसे टीर युद्ध क्षेत्र स्थापित करने और ब्लड डॉम्स को बुलाने पर पछतावा हुआ क्योंकि अब ये टीर एक गोब्लिन के लिए एक जेल जैसा लग रहा था जो गॉर्डन के जादूगरों के खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ प्रतीत हो रहे थे। टिया एक युद्ध क्षेत्र में अभी अभी मारे गए सभी गोब्लिनों का खून ब्लड डोम द्वारा पूरी तरह से सोख लिया जा रहा था और अब ब्लड डोम एक प्रकार की तीखी भावनाओं से भर गया था जो गॉर्डन कबीले के उन जादूगरों को प्रतिक्रिया भेजती प्रतीत हो रही थी जो गोब्लिनों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। गॉर्डन परिवार के अलावा लेंज्ड कबीले के कुछ सदस्यों ने भी लालाभा को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। उन्होंने बचने की कोशिश की लेकिन वह फिर भी उनके शरीर में प्रवेश कर गई। हालांकि इससे उन्हें उतना नुकसान नहीं हुआ जितना उन्होंने सोचा था। ये ब्लड डोम है, ये हमारे द्वारा मारे गए दुश्मनों के खून को परिष्कृत करके तीव्र घातक भावना पैदा करता है और उसे वापस हम पर भेजता है। ये केवल हमें लड़ने के लिए कैद करने का अखाड़ा नहीं है बल्कि यह शक्तिशाली योद्धाओं को तैयार करने का एक प्रकार का प्रशिक्षण स्थल है। ओह, मुझे हॉबगोब्लिन का इरादा समझ आ गया। वह गोब्लिनों से इंसानों को मरवाना चाहता था ताकि वे न केवल हमारे खून का इस्तेमाल करके बेहतर योद्धा तैयार कर सकें बल्कि हमारी जीवन शक्ति का इस्तेमाल करके अपने द्वारों को भी मजबूत कर सकें। यह एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है, लेकिन क्या वे इसके लायक हैं? क्या वे मुझसे और मेरी सेना से बच पाएंगे? आरव ने घमंडी मुस्कान के साथ कहा। उसके चारों ओर लाल रंग की घातक मंशा का कोहरा छा गया था। हालांकि उसने सीधे तौर पर किसी गोब्लिन को नहीं मारा था, फिर भी ब्लड डोम उसे अपने कर्मों में गिनता था। उनकी मृत्यु के लिए किसी तरह जिम्मेदार होने के कारण मारे गए 3000 गोब्लिनों में उसका भी कुछ हिस्सा बनता है। उसके प्रति भेजी गई हत्या की भावना भी बहुत तीव्र थी और बाकी लोगों के प्रति भेजी गई भावनाओं से बिल्कुल अलग स्तर की प्रतीत होती है। जब लाल धुंध उसके माना पूल में प्रवेश कर गई तो उसे किसी चीज द्वारा सील कर दिया गया, लेकिन आरव जानता था कि यह केवल सिस्टम द्वारा उसे धुंध से दूर रखने में मदद थी ताकि वह इसे तोड़कर टियर 2 युद्ध क्षेत्र में न पहुंच जाए। आरव ने अपनी ठुड्डी को छूते हुए उम्मीद जताई कि उसकी दाढ़ी जल्दी बढ़ जाए। आथा अभी भी असमंजस में उसे देख रहा था। मुझे अब भी समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हैं बॉस, आथा ने कहा। जब अवनी ने ये देखा तो उसने आथा की कम समझ पर अपना सिर हिलाया। ये बहुत आसान है, तुम बड़े दिमाग वाले। सामान्य तौर पर मानव जादूगरों से लड़ना और उन्हें मारना गोब्लिनों को उनकी युद्ध तकनीकों या रक्त पिपासा को विकसित करने में मदद नहीं करेगा, लेकिन ये रक्त गुंबद तुम्हारे द्वारा मारे गए किसी भी व्यक्ति के रक्त को शुद्ध कर सकता है और उसे प्रतिक्रिया भेज सकता है जिससे तुम्हें अपनी हत्या की इच्छा को विकसित करने में मदद मिलेगी और तुम्हारी युद्ध तकनीक में एक प्रकार की घातक ऊर्जा भी आ जाएगी। अब समझ में आया। ये कुछ ऐसा है जैसे बहुत सारे जहरीले जानवरों को एक साथ रख दिया जाए और उन्हें तब तक एक दूसरे को मारने दिया जाए जब तक कि अंत में बचा हुआ जानवर दूसरों के सार को खाकर विकसित होकर नया विश्व राजा न बन जाए। लेकिन इस मामले में वे सभी को मारने की योजना नहीं बना रहे हैं बल्कि केवल मनुष्यों को मार रहे हैं ताकि गोब्लिन मजबूत हो सके। लेकिन मजे की बात यह है कि यह हमारे लिए फायदेमंद और उनके लिए जेल बन गया है, आरव ने कहा। और आर्थुर ने आखिरकार आरव के शब्दों के पीछे के सिद्धांत को समझते हुए सिर हिलाया। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो इन सभी कमीनों को मार गिराते हैं और अपनी मारक क्षमता को और बढ़ाते हैं। मैंने आखिरी बार उस बूढ़े आदमी से यही सुना था कि असली योद्धाओं की पहचान उनकी मारक क्षमता से ही होती है। आथा ने कंधे उचकाते हुए हमले के लिए तैयार होते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि अब हमें किसी से लड़ना पड़ेगा, कमीने उस पहाड़ी की ओर भागो। आरव गुस्से में चिल्लाया क्योंकि उसका घोड़ा पहले ही पहाड़ी की ओर दौड़ रहा था। आथा, अवनी, आरव, इस कमीने, क्या तुम अभी अभी गोब्लिनों को जीतने और उनका नरसंहार करने की बात नहीं कर रहे थे?
अब तुम हमें युद्ध के मैदान में उस मोटे आदमी की तरह क्यों दौड़ा रहे हो जो टियर 2 ब्लड डोम में है? आथा मन ही मन कोस रहा था, हालांकि वह आरव के पीछे पीछे चल रहा था। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने आदेशों का पालन किया। यही एक बात आरव ने उन्हें सिखाई थी, मानो वह सेना के सैनिकों को प्रशिक्षित कर रहा हो। अविनाश और गॉर्डन परिवार के बाकी सदस्यों ने भी युद्ध क्षेत्र से निकलकर ब्लड डोम के किनारे स्थित पहाड़ी की ओर तेजी से बढ़ते हुए अपनी गति बढ़ा दी। कुछ लोग तो पृथ्वी तत्वों का उपयोग करके अपनी गति को और तेज करने के लिए अपनी मानव शक्ति का भी इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन वे चाहे जितनी भी तेजी से दौड़ें, वे लैंस्ड कबीले के जादूगरों जितने तेज नहीं थे, जो वायु तत्वों में निपुण थे और तेजी से आगे बढ़ते हुए गॉर्डन के जादूगरों को धूल चटाते हुए उनसे काफी आगे निकल गए। हम भाग क्यों रहे हैं? आथा ने पूछा। पीछे देखो, आरव चिल्लाया। काश उसके घोड़े के पास अतिरिक्त पैर होते ताकि वह पहाड़ियों तक तेजी से पहुंच सके और उन्हें हराने में उसे कहीं अधिक फायदा होता। ... आथा ने पीछे मुड़कर देखा तो लगभग 10,000 गोबलिन उनकी ओर दौड़ते हुए दिखाई दिए। इस बार तो उनके पास किसी भी प्रकार की संगठित आकृति का कोई नामोनिशान भी नहीं था। वे अपनी भारी संख्या के बल पर गॉर्डन कबीले का पीछा कर रहे थे। जब आरव को खतरे के संकेत महसूस हुए तो उसने आगे देखा और पाया कि बड़ी संख्या में गोबलिन उनकी ओर आ रहे हैं। अल्पविराम। वह ये कैसे अनुमान लगा सकता था कि गोबलिनों का ये समूह पागल हो जाएगा और केवल उसके कबीले का पीछा करने पर तुला होगा तथा अन्य मनुष्यों को मात्र 7,000 गोबलिनों के हाथों में छोड़ देगा। हालांकि अकेले उसके कबीले ने ही उनमें से 3,000 को मार गिराया था, अब उन्हें लगभग 10,000 का सामना करना था। ये स्पष्ट था कि वे उन पर अत्याचार कर रहे थे। वह लगातार गालियां देता रहा और अब उसे लग रहा था कि वह उस मोटे आदमी से बिल्कुल अलग नहीं है जिसे उसने दूसरे स्तर के युद्ध क्षेत्र में भागते देखा था। उसने उसके जैसा ही करने का भी सोचा, लेकिन संख्या में भारी अंतर देखकर उसने तुरंत यह विचार त्याग दिया। लगभग 10,000 प्रथम श्रेणी के गोबलिनों का मुकाबला गॉर्डन कबीले के 500 प्रथम श्रेणी के जादूगरों और लांस्ड कबीले के 500 जादूगरों से था। यो बॉस, जब मैंने आपका साथ देने की सहमति दी थी और यहाँ तक कि अपने लाभ का एक हिस्सा आपको देने का भी फैसला किया था, तो भाग जाना सौदे का हिस्सा नहीं था, अरमान ने आगे से चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि वह उन पर हमला करने के लिए आ रहे गोबलिनों की संख्या देखकर बुरी तरह डर गया था। आरव ने चिढ़कर कहा, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, बल्कि मैं तो चाहता ही नहीं था कि तुम हमारे साथ शामिल हो, लेकिन तुम जिद करते रहे। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं हमेशा तुम्हें इस तरह के अनुभव दे पाता हूँ, इससे तुम्हारी क्षमता बढ़ती है और तुम तेजी से मजबूत बनते हो। संभावना तो दूर की बात है, बेशर्म गॉर्डन नेता, शीला लैंस्ड ने गुस्से में कहा। वह उनकी स्थिति से बहुत नाराज थी और आरव के सामने अपनी इज्जत बचाने की उसे कोई परवाह नहीं थी। वे जल्दी ही पहाड़ी पर पहुंच गए और उस पर चढ़ गए। अब हम क्या करेंगे? अवनी ने गंभीर चेहरे से पूछा, क्योंकि उसे इस तरह की स्थिति से इतनी आसानी से निकलना मुश्किल लग रहा था। शिकार अब शुरू होता है। लैंस्ड के जादूगर पीछे हटें, गॉर्डन का जादूगर आगे आए। मुझे परवाह नहीं कि तुम कितने थके हुए हो, लेकिन इस समय मैं तुम्हारी सारी माना शक्ति निचोड़ने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले तुम सब अपने गोलेम को बुलाओ। गॉर्डन कबीले के जादूगर, लगभग 100 लोग ही अपने गोलेम को बुलाने में सक्षम थे और वे साधारण पृथ्वी गोलेम थे। कुछ लोग इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने अपने गोलेम से हथियार बना लिए थे। जब आरव ने ये देखा तो उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। तुम सब अपनी प्रतिभा को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे करते हो? सिर्फ इसलिए कि दूसरे हमारे कबीले के रास्ते पर हंसते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुमने इसे पूरी तरह से छोड़ दिया है। मैं चाहता हूं कि अगली ब्लड मून वॉर में, जिसका नेतृत्व मैं करूंगा, तुम सबके पास कम से कम 2 गोलेम हो। समझे? आरव ने पूछा। जी हाँ, जादूगर दहाड़ उठे, लेकिन लांस्ड कबीले के लोग आरव को कोस रहे थे कि वह उन क्रोधित गोबलिनों को शांत करे जो अभी भी उन पर हमला कर रहे थे, क्योंकि पहाड़ी ने उन्हें केवल बचाव की लड़ाई लड़ने के लिए एक मंच दिया था, 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं दी थी। अगर मुझे पता होता कि वे इतने पागल हो जाएंगे, तो शायद मैं अविनाश को उन्हें इतनी जल्दी मारने की इजाजत नहीं देता। शायद कम से कम वे हमें कम आंकते और अब की 2 गुनी संख्या के बजाय लगभग 5,000 ही भेजते। मेरी भविष्यवाणी गलत निकली। इस सब के पीछे उस हॉबगोब्लिन का हाथ होना चाहिए। अवनी असहाय होकर देखती रह गई जब आरव खुद से बातें करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह भूल गया हो कि अभी भी 10,000 क्रोधित और तेज रफ्तार वाले गोब्लिन उनकी ओर आ रहे हैं।
गॉर्डन और लैंस्ट कबीले पहाड़ी की चोटी पर इकट्ठा हुए और अन्य मानव कबीलों को घूरते रहे जो अभी भी बचे हुए 7,000 गोब्लिनों से लड़ रहे थे। उनमें से कोई भी गॉर्डन कबीले की सहायता के लिए आने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। उनकी पीठ उस विशाल रक्त गुंबद की ओर थी जिसने प्रथम स्तर के युद्ध क्षेत्र को ढक रखा था। इस समय आरव में एक स्वाभाविक नेता का आभास था, क्योंकि वह हाथ में अपनी हड्डी की कटाना लिए सीधा खड़ा था। उसने दृश्य का जायजा लिया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और कर्तव्य की भावना भरी हुई थी। उनके साथ एक दुर्जय सेना खड़ी थी, 500 गॉर्डन कबीले के जादूगर जो पृथ्वी के मूल मंत्रों में विशेषज्ञ थे और 500 लैंस्ट कबीले के जादूगर जो वायु के मूल मंत्रों में विशेषज्ञ थे। उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बनाया जो 10,000 गोबलिनों की बढ़ती हुई सेना से बचाव के लिए तैयार थे, जिन्होंने उन पर अपने नुकीले दांत दिखाए। गोबलिन फिर से दो भागों में बंट गए, जिनमें से 5,000 उनकी ओर दौड़े जबकि शेष 5,000 किसी भी अतिरिक्त सहायता को रोकने या अन्य 5,000 को गॉर्डन और लैंस्ट कबीले की माना शक्ति को कम करने में मदद करने के लिए इंतजार कर रहे थे। आरव ने अपने भरोसेमंद सहयोगियों अविनाश, नाट, आथ और अवनी की ओर रुख किया, जिनमें से प्रत्येक अद्वितीय क्षमताओं वाले कुशल जादूगर थे। उसने उनकी क्षमताओं पर अटूट विश्वास के साथ उनसे बात की। अविनाश, नाइट, आथ, अवनी, हमने लंबे समय तक साथ मिलकर काम किया है और आज मैं चाहता हूं कि हम हमेशा की तरह इस भीड़ को खदेड़ने के लिए मिलकर काम करें। अविनाश, तलवार और कृपाण चलाने में तुम्हारा कौशल बेजोड़ है। तुमने भले ही अभी शुरुआत की हो, लेकिन मैं देख सकता हूं कि तुम अपने रास्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हो। मैं तुम्हें हमारे किनारों की रक्षा करने और उनके दिलों में भय पैदा करने का जिम्मा सौंपता हूं। अविनाश गॉर्डन ने सिर हिलाया और अपने दोनों हथियारों को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि कृपाण से खून जैसी चमक निकली जबकि तलवार से सफेद रोशनी की चमक निकली। मैं उन्हें तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा आरव। मैं बवंडर की तरह उनकी सेना को चीरते हुए निकल जाऊंगा। फिर आरव की निगाहें नाइट गॉर्डन्स पर पड़ी, जो छाया तत्वों के हेरफेर की कला में माहिर थे। नाइट, अपनी छाया तकनीकों का इस्तेमाल करके उनकी सेना में अदृश्य रूप से आगे बढ़ो। उन्हें भ्रमित करो, महत्वपूर्ण लक्ष्यों को नष्ट करो और अराजकता फैलाओ। तुम हम सब से भले ही कमजोर हो, लेकिन तुम्हारा छाया तत्व तुम्हें इस स्थिति में सबसे बड़ा लाभ देता है। नाइट गॉर्डन्स ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेरी। समझो, काम हो गया आरव। परछाई मेरी सहयोगी है। मैं डाकबलिस कबीले जितना कुशल तो नहीं हूं, लेकिन उतना बुरा भी नहीं हूं। आरव का ध्यान आथ गॉर्डन्स की ओर गया, जो धातु तत्वों की शक्ति से परिपूर्ण तलवार चला रहा था। आथा, हर वार को सटीक निशाना बनाओ। अपनी तलवार की धातुई शक्ति से उनकी रक्षा पंक्ति को भेद दो और उनके दिलों में भय उत्पन्न कर दो। आथ गॉर्डन्स ने गंभीरता से सिर हिलाया और अपनी तलवार पर अपनी पकड़ और कस ली। मैं हर वार को जानलेवा बनाऊंगा आरव। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन पर क्या हुआ। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आथ ने अंततः अपनी छिपी हुई चाल का खुलासा किया, क्योंकि उसे लगा कि इस समय छिपाने लायक कुछ भी नहीं है और उसके पीछे मौजूद कांस्य गोलेम लोहे के सूट की तरह कई टुकड़ों में बिखर गया और फिर से उसके शरीर पर जुड़ गया, जिससे वह ऐसा दिखने लगा जैसे उसने युद्ध कवच पहन रखा हो। उसके सिर को छोड़कर जो खुला हुआ था, उसके मुंह को भी एक प्रकार के कांसे के निंजा मास्क से ढका हुआ था। अब तो तुम गॉड ऑफ वॉर के प्रतिनिधि जैसे दिख रहे हो, अविनाश ने कहा और जवाब में सिर हिलाया। अंततः आरव ने अवनी की ओर रुख किया, जो पृथ्वी और जल तत्वों से संबंधित मंत्रों में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रतिभाशाली जादूगरनी थी। अवनी, पृथ्वी और जल पर तुम्हारी महारत बढ़ती जा रही है। मैं तुम्हें हमारे जादूगरों की रक्षा के लिए अवरोध बनाने और हमारे शत्रुओं पर विनाशकारी मंत्र बरसाने की जिम्मेदारी सौंपता हूं। अवनी दृढ़ संकल्प से चमकती आंखों के साथ आगे बढ़ी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो आरव। मैं प्रकृति के तत्वों का उपयोग करके अपने सहयोगियों की रक्षा करूंगी और अपने शत्रुओं को कुचल दूंगी। जैसे ही पिशाचों की सेना ने हमला किया, आरव ने अपने योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए युद्ध में मोर्चा संभाला। खूनी चांदनी में उसकी हड्डी की कटाना तलवार चमक रही थी और वह मौत के बवंडर की तरह पिशाचों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्लड डोम भी गिरे हुए दुश्मनों के खून को तेजी से शुद्ध कर रहा है, मानो उसे उनकी स्थिति का अंदाजा हो। युद्ध क्षेत्र पर खून की आभा फैल रही थी। आरव पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर बचाव कर रहा था। उसकी आंखें दृढ़ थीं, उसका हृदय दृढ़ संकल्पित था। उसके चारों ओर गॉर्डन कबीले के 500 पृथ्वी तत्ववादी जादूगर थे। उनके हाथ कच्ची शक्ति से कांप रहे थे, अपने सम्मान की रक्षा के लिए तैयार थे। लांस्ट कबीले के पवन जादूगर शांत और संयमित खड़े थे, उनके बाल हल्की हवा में लहरा रहे थे। दोनों कबीलों के बीच गठबंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत था। उनका संयुक्त उद्देश्य अपनी भूमि और लोगों की रक्षा करना था।
अविनाश गॉर्डन्स के साथ आरव ने अपनी हड्डी की कटाना तलवार को एक बार फिर म्यान से बाहर निकाला। हथियार एक प्राचीन ऊर्जा से गूंज रहा था। अविनाश तलवार और कृपाण दोनों से लैस होकर किनारे की रक्षा करते हुए आरव पर पैनी नजर रखे हुए था और किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करने के लिए तैयार था। उनके बगल में नाइट गॉर्डन छाया में घुल मिल गया, अपनी छाया शक्तियों का उपयोग करके तेजी से और चुपचाप आगे बढ़ रहा था। सटीक वारों से गोबलिनों को मार गिरा रहा था। उसे शायद ही कभी दोहरी स्ट्राइक का उपयोग करना पड़ता था। आरव द्वारा लंबे समय तक लंबी दूरी के परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाने के बाद छाया शक्ति के उपयोग में काफी सुधार हुआ था। अल्पविराम। अब इसके प्रभाव दिखने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इतनी कम दूरी का संचार उसके लिए सांस फूलने या अत्यधिक ऊर्जा प्रवाह की स्थिति में आने के लिए पर्याप्त नहीं था। आगे चलकर आर्थर गॉर्डन ने अपनी धातु से बनी तलवार लहराई, जिसकी ऊर्जा गोलेम के साथ विलय होने के बाद बढ़ती हुई प्रतीत हुई। उसका हर वार सटीक और घातक था, जिससे धातु की तीव्र ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। उसकी तलवार को देखकर गोबलिन भयभीत हो गए। उनकी रक्षा पंक्ति उसके सामने धराशायी हो गई, क्योंकि उसकी धातु शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने कुशलता से लड़ाई लड़ी। उसके वार उनकी पंक्तियों को ऐसे चीरते हुए निकल गए जैसे गर्म चाकू मक्खन को चीरता है, मानो 100 अभ्यासों का परिणाम हो। समूह की मुखिया अवनी ने शुद्ध पृथ्वी और जल तत्वों के मंत्रों का प्रयोग करते हुए जादू के मार्ग की भयावह शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और एक विशाल पृथ्वी की कील को प्रकट किया, जिससे उनकी ओर दौड़ रहे बौनों के एक समूह को भेद दिया। जैसे जैसे दुश्मन के हमले तेज होते गए, उसने पानी की एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे वह और गॉर्डन कबीले सुरक्षित रहे। पीछे मौजूद लांस्ड कबीले के जादूगर केवल अपनी पूरी ताकत से हवा के गोले और बवंडर भेजने में लगे रहे। इस अफरा तफरी के बीच आरव ने गोबलिनों की लहरों को चीरते हुए अपना रास्ता बनाया। उसकी हड्डियों से बनी कटाना तलवार उनकी पंक्तियों के बीच से रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ी। उसके वार सहज और सटीक थे और हर वार में उसका दृढ़ संकल्प स्पष्ट झलक रहा था। गोबलिनों ने उसकी शक्ति और संकल्प को देखकर एक और हमला करने से पहले हिचकिचाहट दिखाई, क्योंकि गॉर्डन और लेंस्ट कबीले के संयुक्त प्रयासों के खिलाफ वे एक बार फिर 1000 से अधिक गोबलिनों को खो चुके थे। जैसे जैसे आरव एक एक गोबलिन को मारता गया, उनका मनोबल कमजोर होता गया। जो लोग उसके हमले से बच गए, उन्हें अपने प्रयास की निरर्थकता का एहसास हो गया। हालांकि उन्हें लगा कि वे उन सभी को मार सकते हैं, लेकिन किस कीमत पर। यह स्पष्ट था कि गॉर्डन कबीला आसानी से हार नहीं मानेगा और उनका कायरतापूर्ण व्यवहार फिर से सामने आने लगा। आरव की वीरता की खबर गोबलिनों के बीच फैल गई और इस महान योद्धा का भय, जिसने प्रथम श्रेणी के गोबलिनों के पूरे समूह का सफाया कर दिया था, उनके मन में संदेह पैदा करने लगा। जैसे ही आकाश में रक्तचंद्र की रोशनी उस पर पड़ी, उसके चारों ओर की हत्या की भावना उसके पीछे रक्त की तलवारों में बदलने लगी। आरव को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह इसे कैसे नियंत्रित कर रहा है, लेकिन हर बार शुद्ध रक्त उसकी ओर भेजा जाता था। उसने अपनी तलवार चलाने की कुशलता का उपयोग करके रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिससे उसकी हत्या की मंशा से रक्त की तलवारें बन गईं। उसके पास पहले से ही लगभग 5 तलवारें थीं, जिनका उपयोग वह किसी भी गोबलिन को निशाना बनाने के लिए कर सकता था, जिसे वह अपने ऊपर चुपके से हमला करने की कोशिश करता हुआ महसूस करता था। युद्ध का रुख बदलने लगा। गॉर्डन परिवार एकजुट होकर अटूट साहस के साथ लड़ा। पहाड़ी की चोटी पर प्रत्येक सदस्य एक दूसरे का समर्थन कर रहा था। केवल आरव, अविनाश, आथा और नाइट ही गोबलिन की सेना में शामिल हुए, क्योंकि वे काफी आत्मविश्वासी थे, जबकि अवनी ने पहाड़ी की चोटी पर जादूगरों की रक्षा करते हुए मुख्य नियंत्रण की भूमिका निभाई। उन्होंने कुछ जादूगरों को खो दिया था, लेकिन बदले में मारे गए गोबलिनों की संख्या को देखते हुए उन्हें लगा कि यह बलिदान उचित था। उनमें से लगभग सभी के विचार उनके भीतर व्याप्त अत्यधिक रक्तपिपासा से नियंत्रित थे। हतोत्साहित और पराजित होकर गोबलिन जल्द ही पीछे हटने लगे। पहाड़ी और अपने असफल हमले को पीछे छोड़ते हुए लगभग 6700 गोबलिन ही पीछे छूट गए। उन्होंने मुख्य समूह के साथ फिर से संगठित होने और गॉर्डन कबीले को हराने की रणनीति बनाने की योजना बनाई, अन्यथा पिछली बार की तरह उनका भी सफाया हो जाता। आरव ने अपनी हड्डी की कटाना तलवार को म्यान में वापस रखा। उसकी छाती जोर जोर से सांस लेने और थकान से फूल रही थी। उसने अपने साथियों की ओर देखा, उसके चेहरे पर कृतज्ञता भरी मुस्कान थी। हमने कर दिखाया, उसने गर्व और कृतज्ञता से भरी आवाज में कहा। अविनाश गॉर्डन ने आरव के कंधे पर हाथ रखा, उसकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। तुमने वहां कमाल कर दिया, भाई, उसने कहा, उसकी आवाज में सच्ची प्रशंसा झलक रही थी। मैंने तुम्हारे जैसा तलवारबाजी का हुनर किसी को नहीं देखा।
तुमने तलवार चलाना कब शुरू किया? मुझे तो लगा था कि तुम भाला चलाने वाले हो। आरव ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए युद्ध क्षेत्र का जायजा लिया। हम सभी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई, तलवारबाजी में मेरी कुशलता अभी भी आप लोगों के मुकाबले कम है, उसने विनम्रता से जवाब दिया। आप सभी ने अविश्वसनीय कौशल और बहादुरी से लड़ाई लड़ी। आपकी ताकत और समर्थन के बिना हम विजयी नहीं हो पाते। नाइट गॉर्डन्स अंधेरे से बाहर निकले, उनकी चाल ढलती हुई शाम के साथ सहजता से घुल मिल गई। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया, उनके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। आरव, तुमने अटूट दृढ़ विश्वास के साथ हमारा नेतृत्व किया। मैं हमेशा सोचता था कि तुम एक निर्लज व्यक्ति हो जो केवल पर्दे के पीछे से आदेश देना पसंद करते हो, लेकिन आज तुमने मेरी धारणा बदल दी, उन्होंने धीरे से कहा। तुम्हें क्या पता, इसे अच्छा कमांडर बनना कहते हैं। आरव ने नाइट पर नाराजगी जताते हुए कहा। पानी की बाधा को पार करने के बाद अवनी शांत भाव से आगे बढ़ी। उसने कोमल स्वर में कहा, आरव, तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो शारीरिक शक्ति से परे है। आरव का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। अपने आसपास के चेहरों को देखकर उसे एहसास हुआ कि उन्हीं की एकजुटता और अटूट समर्थन ने उसे वह नेता बनाया था जो वह आज है। वे महज एक कबीला नहीं थे, वे एक परिवार थे जो एक साझा उद्देश्य और गहरे आत्मीय संबंध से बंधे हुए थे। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और युद्ध क्षेत्र धीरे धीरे खाली हो रहा था। ऐसे में जादूगरों का समूह पहाड़ी से नीचे उतरने लगा ताकि वे फिर से संगठित होकर अपने घावों का उपचार कर सकें। हालांकि वे जानते थे कि आगे और भी लड़ाइयां उनका इंतजार कर रही हैं, लेकिन इस जीत की स्मृति उनके लिए आशा की किरण और उनकी शक्ति का प्रमाण बनी रहेगी। साथ साथ चलते हुए आरव अपने साथियों के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस कर रहा था। उन्होंने गोब्लिन का सामना किया था, यहाँ तक कि अरमान लैंस, जो पहाड़ी की चोटी पर लैंस्ड कबीले को आक्रमण की दिशा बता रहा था, भी ये देखकर हैरान था कि उन्होंने 10,000 गोब्लिन की सेना को कितनी आसानी से खदेड़ दिया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब वे जश्न मना रहे थे तभी कोई उदास होकर इधर उधर भटक रहा था। ये कौन है जो हमें जानकारी दे रहा है? उसे बुरी तरह पीट पीट कर बेहोश कर देना चाहिए। ये सब गलत है। वो आदमी और उसका गिरोह बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। हम शायद उनके खिलाफ जीत भी न पाएं। उसने अपने गोलेम दिखाए बिना ही वो लड़ाई कैसे जीत ली? मुझे धैर्य रखना होगा। उसके पास शायद माना कम हो, लेकिन वो फिर भी अपनी रक्षा कर सकता है। आरव गॉर्डन के पास अभी भी कई तुरुप के पत्ते हैं जो उसने अभी तक नहीं खेले हैं। मुझे शायद इंतजार करना चाहिए, ब्री फ्रिडल ने सोचा। इनकी हिम्मत कैसे हुई गोब्लिनों को इतनी बेरहमी से मारने की? मैं तुम सबको मार डालूंगा। हंसते हुए, ओह कृपया मुझे समझाओ, तो तुम गोब्लिन हमारे वंशजों को मार सकते हो, लेकिन हमारे वंशज तुम्हारे वंशजों को नहीं मार सकते। ये तो मजाक है। अगर वे कमजोर हैं तो उन्हें अपनी दुनिया में ही रहने दो। तीसरे बुजुर्ग ने हवा में एक सुनहरा सिंहासन बनाते हुए और उस पर बैठते हुए उपहास किया। टिया एक ब्लड डोम को देखते हुए वह बेपरवाह सा व्यवहार कर रहा था। हालांकि वह आरव और उसके भाई बहनों की शानदार जीत से खुश था, लेकिन वह इसे किसी भी कीमत पर जाहिर नहीं करना चाहता था, क्योंकि आखिरकार यह सिर्फ टिया एक का युद्ध क्षेत्र था। इससे गोब्लिन्स पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। वे और भी संतानें पैदा कर सकते थे, लेकिन मनुष्य इस तरह के नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और इसीलिए उच्च स्तरीय शक्ति से छुटकारा पाना अधिक महत्वपूर्ण था ताकि वे किसी भी खतरे को खत्म कर सकें। हमला करो, हॉबगोब्लिन ने आदेश दिया और साइलेंट टियर 6 ब्लड डोम ऊर्जा से कांपने लगा क्योंकि वह युद्ध क्षेत्र में बदलने ही वाला था। युद्ध का मैदान अराजक दृश्य प्रस्तुत कर रहा था, जिसमें छठे स्तर का हॉबगोब्लिन और उसके 20 गोब्लिनों का झुंड हवा में तैरते मानव जादूगरों की ओर बढ़ रहा था। जमीन से काफी ऊपर हवा में लटके हुए गॉर्डन कबीले के तीसरे बुजुर्ग अपने हवा में तैरते सुनहरे कुर्सी पर आत्मविश्वास से बैठे थे। उनकी निगाहें आने वाले खतरे पर टिकी हुई थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे ही हॉबगोब्लिन और गोब्लिन करीब आए, तीसरे बुजुर्ग के गोल्डन गोलेम ने नागिनाटा से लैस होकर 2 गोब्लिन के साथ भयंकर युद्ध छेड़ दिया। अपने हथियार के हर वार के साथ गोलेम ने अपार शक्ति और निपुणता का प्रदर्शन किया और गोबलिनों के निरंतर हमलों को विफल कर दिया। 20 गोब्लिन 9 मानव जादूगरों और एक स्वर्ण गोलेम के साथ भयंकर रूप से भिड़ गए। नगर रक्षक प्रतिनिधियों ने बचाव का नेतृत्व किया क्योंकि वे हमेशा सबसे पहले हमला करने वाले होते थे। ये लड़ाई असमान प्रतीत होती है, जिसमें गोब्लिनों का पलड़ा भारी दिख रहा है। मानव जादूगरों में सर मार्कस नामक एक कुशल तलवारबाज था, जो नगर स्वामी का प्रतिनिधित्व करते हुए युद्ध के लिए भेजे गए 2 नगर रक्षकों में से एक था।
उसने अपने सामने खड़े गोब्लिन में एक कमजोरी देखी और उसकी तलवारबाजी तेज हो गई क्योंकि उसने उससे वार करने से पहले ही एक सटीक प्रहार से उनमें से एक को मार गिराया। हालांकि उसकी जीत की कीमत चुकानी पड़ती है और वह दूसरे गोब्लिन के अचानक हमले से अचंभित हो जाता है, जिससे उसकी बांह पर लगे घाव के परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोट लगती है। अचानक पास से ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवाह उत्पन्न हुआ। नगर पालिका भवन का दूसरा जादूगर क्रोध में दहाड़ा, जिससे उसके आसपास की हवा भारी हो गई। इस व्यक्ति को लॉर्ड एलिस्टेयर के नाम से जाना जाता है। क्रोध से अभिभूत होकर उसका शरीर रूपांतरित होने लगा। चमकदार लाल अजगर के शल्क उसे घेर लेते हैं, जिससे वह एक भयानक ड्रैगनमैन में बदल जाता है। ये दृश्य मानव जादूगरों और गोब्लिनों दोनों को चकित कर देता है। ऐसी शक्ति केवल ड्रैगनमेर कबीले के सदस्यों के पास होती है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि लॉर्ड एलिस्टेयर का संबंध सिटी लॉर्ड से है, जो ड्रैगनमेर कबीले का सदस्य है। नई मिली ताकत और फुर्ती के साथ लॉर्ड एलिस्टेयर हरकत में आ जाते हैं। वे अपने सामने मौजूद दो गोब्लिनों को अपनी शक्तिशाली ड्रैगन जैसी शक्तियों से चीरते और फाड़ते हुए तेजी से मार गिराते हैं। तत्काल खतरा टल जाने के बाद वह सर मार्कस की सहायता के लिए दौड़ता है, जो गोब्लिन के भाले से सीने में घायल होकर बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और असहाय अवस्था में पड़े थे। लॉर्ड एलिस्टेयर की ड्रैकोनिक शक्तियां उन्हें सर मार्कस को ठीक करने की अनुमति देती हैं, क्योंकि वह अपनी ज्वाला की आभा को सर मार्कस के शरीर में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे उनके खुरदुरे हाथों के स्पर्श से घाव भर जाते हैं। जैसे ही नगर रक्षक फिर से संगठित होते हैं और अपना संयम वापस पाते हैं, जादूगर शक्ति और वफादारी के अविश्वसनीय प्रदर्शन को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अपनी खोई हुई माना शक्ति की मात्रा के कारण सर एलिस्टेयर अपने मानव रूप में वापस आ गए और सर मार्कस के शरीर को ब्लड डोम के किनारे तक ले गए, क्योंकि वे सिटी हॉल को इतनी आसानी से एक छठे स्तर के जादूगर को खोने नहीं देना चाहते थे। इससे मानव जादूगरों पर दबाव बढ़ने लगा। हालांकि नगर रक्षक अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम थे, लेकिन लड़ने वाले सभी जादूगरों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। दो गोब्लिन योद्धाओं ग्रिज और फिजल और कोरल कबीले की एक शक्तिशाली मानव जल तत्व जादूगरनी सेराफिना के बीच एक भीषण युद्ध के रूप में। नुकीले डंडे से लैस ग्रिज और तेज धार वाली दोहरी कुल्हाड़ी लिए फिजल सेराफिना के पानी के हमलों से बचते हुए कुशलतापूर्वक हवा में उड़ते हैं। अल्पविराम। उनकी टीम वर्क के बावजूद सेराफिना ने उन्हें अपने नियंत्रण में कर लिया है, उन्हें एक शक्तिशाली जादू के जाल में फंसाकर, जिससे हर कदम एक संघर्ष बन गया है। अपनी कलाई के एक झटके से फिजल ने हवा के जादू का एक बवंडर उत्पन्न किया, जिससे ग्रिज सेराफिना की ओर बढ़ गया। उसका नुकीला क्लब जीवंत ऊर्जा से चमक रहा था, क्योंकि उसने उसे अपनी पूरी ताकत से घुमाया। इसी दौरान फिजल अपनी पवन क्षमता और चपलता का उपयोग करते हुए सेराफिना के जल हमलों को चकमा देता है और अपने दोहरे ब्लेड का उपयोग करके उसके मंत्रों को विक्षेपित और प्रतिकार करता है। हर वार और बचाव के साथ वह जादूगर के चंगुल से बहादुरी से लड़ता है। जैसे ही ग्रिज का क्लब सेराफिना की जल रक्षिका से टकराता है, चिंगारियों की एक श्रृंखला फूट पड़ती है, जिससे दरारें दिखाई देने लगती हैं। गोब्लिन के निरंतर हमले से ढाल कमजोर हो जाती है, जिससे फिजल को अपने हमलों को सेराफिना की ओर मोड़ने का मौका मिल जाता है। अपनी नई मिली तालमेल से प्रेरित होकर गोब्लिन योद्धा एक समन्वित हमला करते हैं, जो ग्रिज के शक्तिशाली वार और फिजल के तेज वार का संयोजन है। उनके हथियार कमजोर ढाल को चीरते हुए उसे तोड़ देते हैं। सेराफिना क्षण भर के लिए स्तब्ध होकर ग्रिज और फिजल को बांधने वाले मंत्र पर अपनी पकड़ खो देती है। गोब्लिन विजयी होते हुए भी सेराफिना से सावधान रहते हुए शालीनता से जमीन पर उतरते हैं। नए सिरे से संकल्प और कृतज्ञता की भावना के साथ ग्रिज और फिजल एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और एक बार फिर सेराफिना का सामना करने के लिए तैयार हैं। अब फिजल, चलो इसे खत्म करते हैं, ग्रिज ने ऑकिश भाषा में कहा। फिजल ने दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया। अपने अदम्य साहस से प्रेरित होकर गोब्लिन आगे बढ़ते हैं। सेराफिना पानी की एक और लहर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रिज अपने गदा को हवा में मारता है, जिससे हवा कांप उठती है और जादूगरों की माना एकाग्रता भंग हो जाती है। इसी दौरान फिजल कलाबाजी का एक शानदार प्रदर्शन करते हुए सेराफिना के हमलों से बचता है और बदले में सटीक प्रहार करता है। गोब्लिन के ब्लेड पानी को चीरते हुए सेराफिना के उस पर नियंत्रण को तोड़ देते हैं। अंत में एक अंतिम समन्वित हमले के साथ ग्रिज और फिजल ने प्रहार किया। ग्रिज का गदा सेराफिना की छाती पर जोरदार प्रहार करता है, जबकि फिजल की कुल्हाड़ी उसकी बांह पर लगती है। जादूगरनी लड़खड़ाकर पीछे हट जाती है, कमजोर और पराजित होकर उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ जाती है और उसका शरीर बेकाबू होकर गिरता है, जब तक कि वह ब्लड डोम पर नहीं जा गिरता।
मानव जादूगर सन्नाटे में डूब जाते हैं, जिससे केवल विजयी गोबलिनों की भारी सांसें ही तोड़ती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी बीच तीसरे बुजुर्ग के भतीजे ड्रेको ने एक चमकदार चांदी की तलवार लिए हुए दो शक्तिशाली छठे स्तर के गोबलिनों का सामना किया। किसी की मौत देखकर वह अधीर हो गया था। अग्नि और पृथ्वी की जादुई शक्तियों पर उनकी महारत ने उन्हें झुलसा देने वाले लावा मंत्र उत्पन्न करने की अनुमति दी, जिससे वे एक के बाद एक गोबलिन को तेजी से नष्ट कर देते थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही उन्हें घायल कर दिया था। जहां एक और ड्रेको कुशलतापूर्वक गोबलिनों से लड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर बाकी मानव जादूगरों को इस हमले का सामना करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी, क्योंकि दो और गोबलिन युद्ध में शामिल हो गए थे। विकट परिस्थिति के बावजूद तीसरे बुजुर्ग अलग थलग रहे और अपने तैरते हुए सुनहरे सिंहासन से युद्ध को होते हुए देखते रहे। परिस्थिति को पलटने का अवसर भाम पते हुए ड्रेको ने उस पर हमला कर रहे शेष गोबलिनों को तेजी से खत्म कर दिया। मौका देखकर वह तुरंत सुनहरे गोलेम से मिलने के लिए आगे बढ़ा। साथ मिलकर वे एक अजेय शक्ति बन गए, जिन्होंने अपनी स्थिति पर अतिक्रमण करने वाले गोबलिनों को पराजित कर दिया। अन्य जादूगरों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि तीसरे बुजुर्ग जादूगर ने शांत भाव से उनके संघर्ष को देखा। अंततः जैसे ही गोबलिन लड़खड़ाने लगे, बुजुर्ग धीरे धीरे अपने सिंहासन से नीचे उतर गए। कुर्सी धीरे से अपने आप नीचे आ गई। अपने हाथ के इशारे से हॉबगोब्लिन के नीचे पृथ्वी के तत्व प्रकट हुए और कांपने लगे, जिससे वह वहीं बंध गया और आगे हिलने डुलने से रुक गया। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? हॉबगोब्लिन दहाड़ा। चुप रहो और देखो छोटे बच्चे, मुझे इसे सुझाने दो, तीसरे बुजुर्ग ने अपने कान खुजलाते हुए कहा। मुख्य खतरे को निष्क्रिय कर देने के बाद तीसरे बुजुर्ग का ध्यान अन्य मानव जादूगरों की ओर केंद्रित हो गया। पृथ्वी और धातु तत्वों पर अपने नियंत्रण का उपयोग करते हुए उन्होंने आने वाले हमलों को रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक कवच का निर्माण किया। साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण की अपनी गहरी समझ का उपयोग करके गोबलिन की सेना में अस्थिरता पैदा कर दी। इससे अन्य जादूगरों को अपनी स्थिति मजबूत करने और जवाबी हमला करने का मौका मिल गया।